एग्जामिनर को बहुत इजीली अगर आप उसको समझा पाओ कि क्या लिख रहे हो मल्टी डायमेंशन में, डिफरेंट डायमेंशन कवर करके, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सोर्सेज के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशियंट मिडाइवल के लिए एनसीईआरटीज आप कर सकते हो। मैं तो नई वाली एनसीईआरटीज ही कर लेता था। अपना बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, 3 ब्रेन बेबी क्या होता है, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो रवि पी अग्रहरी वाली बुक आती है। देन कम्स कॉलेज प्लस कोचिंग, कैसे मैनेज करें। तो 20 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं यूजुअली लोग। ऐसी कोई बात नहीं है कि दिन में से 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए आंसर राइटिंग में इज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो फंडामेंटल चीज़ है कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज़ आप कर सकते हो, आपने पार्ट पे कभी भी आपको 10 years डाउन द लाइन ये नहीं लगना चाहिए कि यार रिग्रेट रह गया कि यार मैंने तब अच्छे से तैयारी नहीं करी। UPSC preparation begins with one practical question. How do you turn a vast syllabus into a clear, workable study process? That clarity does not come from adding more material. It comes from a structure that decides sequence, priority, and review. The Delhi GS Foundation course at Vision IAS is built around that structure. Core subjects are taught in a planned flow, so concepts build instead of overlapping. Current affairs are integrated with static topics, so relevance is clear from the start. Tests are used to check understanding at the right stage, not just to measure scores. Mentorship focuses on keeping preparation aligned as the syllabus progresses. The result is a preparation process that stays steady and predictable, even as the syllabus expands. If you are looking for a structured approach to general studies, covering both prelims and mains with regular guidance and review, this course provides that framework. Vision IAS Delhi GS Foundation course starting from 6th January at 11 am, 16th January at 8 am, and 23rd January at 5 pm at Karol Bagh, and 7th January at 6 pm for English, and 12th January at 11 am for Hindi at GTB Nagar. For more information, visit our website or call us on the given numbers. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। पुलिस लेट ही पहुंचती है वैसे थोड़ी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। राइट, so basic introduction about myself. My name is Madhav. I am IPS officer of 2023 batch of Rajasthan cadre. I secured all India rank 148 that year. किस्मत से उस साल सिलेक्शन हो गया मेरा, और मेरा 3rd अटेम्प्ट था। ठीक है, तो ये मेरे बारे में था। अब सो बेसिकली दिस इज़ अ ओवरऑल सेशन। आप लोगों में से मतलब प्रीलिम्स कितने लोगों ने दे रखा है पहले से? मेंस नहीं, मतलब मोस्टली फ्रेशर्स का बैच है। सो बेसिकली हम सेशन स्टार्ट करेंगे। इट्स अ इंटरेक्टिव सेशन। अच्छा, हिंदी में किसी को कोई समस्या तो नहीं? तो आप अपने क्वेश्चंस या डाउट्स हैं वो आप पूछते जाइए। अकॉर्डिंगली पहले उनको देखेंगे, अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड की हम आगे कैसे बढ़ें। तो किसी को कोई सवाल, डाउट्स, क्या डिस्कस करना है सेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्लान करते हैं। कोई कुछ पूछना चाहेगा? क्या चाहते हो आप इस सेशन से, आपको क्या मदद मिले? देखो, मोनोलॉग की जगह आप को इंटरेक्टिव सेशन हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मोनोलॉग आपको यूट्यूब पे भी हर जगह मिल जाए। प्रीलिम्स के लिए क्या टिप्स चाहिए?
थर्ड अटेम्प्ट में क्या चेंज? Most of us know how what to write in a question. How do we write it to get more marks? I have joined a coaching, so I don't know what to do matlab right now. Like choosing the subject which overlaps with our GS paper, or we should choose other subjects. ठीक है. How to read current affairs? Those who just started the preparation. अच्छा. Revision as strategy. रिवीजन आ गया ना, उसमें ही बता देंगे, कहीं तो लिखा था रिवीजन स्ट्रेटेजी, उसी में बता दें. और कंसिस्टेंसी. Sir, what is the edge that the rankers have that the rest of the students don't? ठीक है. हो गए सबके डाउट्स? स्टार्ट करें फिर, कहाँ से शुरुआत करें? राइट, लगा है ना मोटिवेशन. क्लास में प्रेजेंट भी होना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि किसी ने पूछ लिया डाउट वही हम दोबारा पूछे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप देखो सिलेक्शन अगर आपको करना है तो ऑप्शनल प्लस योर GS4 प्लस ऐसे, ये ऐसे पेपर्स हैं जिसमें अगर आप एनालाइज करोगे तो 120 प्लस स्कोर इजीली चला जाता है. बाकी GS 1 2 3 में मोर और लेस सेम मार्क्स आते हैं. 110 इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन GS 1 2 3. ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम GS को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं लेकिन ऑप्शनल पे इतना ध्यान नहीं देते. तो अगर आपको सिलेक्शन एक्चुअली में लेना है तो फोकस योर ऑन ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल ऐसा पेपर है जिसमें आपके एक पेपर में 150 या मतलब टोटल दोनों को मिला के 300 के लगभग स्कोर पहुंच सकता है. ठीक है, तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो फर्स्ट चूज़ अ ऑप्शनल. जो भी आपने चूज़ करा है फिर उसको एटलीस्ट 2 या 3 घंटे आपको डेली देने चाहिए आइडियली. ऑप्शनल चूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं. जो मुझे समझ में आता है वो 3 तरीके होते हैं बेसिकली. फर्स्ट इज चूज़ अ ऑप्शनल विच इज़ रिलेटेड टू योर ग्रेजुएशन. क्यों? क्योंकि आपने 3 या 4 साल वो पढ़ रखा है, तो किसी चीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट करने से अच्छा है कि उसको आप थोड़ा और
उसमें अगर आप मेहनत करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि यार ये तो मुझे पढ़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज इंटरेस्ट। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है उसको आपको चूज़ करना है। आई विल गिव यू मैनी एग्जांपल्स, हम स्टैटिस्टिक्स पे बात करेंगे, ऐसे नहीं कि कैसे क्या हो रहा है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको क्यूरियोसिटी आ रही है, उसको करना है। अगर ग्राफ वाइज देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज सिलेबस एंड दिस इज डेप्थ, एक्स और वाई एक्सिस पता है सबको, ठीक है। तो अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में यू हैव टू कवर अ वेरी वाइड सिलेबस, बट आपको डेप्थ में उतना नहीं जाना होता है। यू नीड टू हैव अ जनरल आइडिया कि यार क्या चल रहा है, आप उसमें मल्टी डायमेंशन में लिख देते हो, लेकिन कोई ज़्यादा डीप में जाके आप उसके आंसर्स को नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल आप जीएस 1 का ये मान लो 1 2 3 4 3 जीएस के पेपर्स हैं। 1 का एक छोटा सा पार्ट है ज्योग्राफी, ठीक है। मेरा ऑप्शनल था जियोलॉजी, जियोलॉजी उसका भी एक बहुत ही नीश पार्ट है। मान लीजिए ये ज्योग्राफी है, तो दिस वन इज जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में उसमें फिर आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप उसमें ऐसे आंसर नहीं लिख सकते कि इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। आपको उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, आपको पेट्रोजेनेसिस लिखना पड़ेगा कि कैसे वो ओरिजिन हुई, क्या कंडीशंस रही कि जिस दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ दोस रॉक्स। समझ में, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शनल एंड जीएस। ऑप्शनल में यू हैव टू यूज़ जार्गन्स, मतलब कि जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो आपको जितना ज़्यादा अच्छी यूज़ करोगे उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जीएस के पेपर्स में बहुत जार्गन्स यूज़ कर लेते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल किसी का ऑप्शनल पीएसआईआर होता है, तो ही हैड अ वेरी गुड नॉलेज इन पीएसआईआर, लेकिन उनको जीएस 2 में उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज जीएस 2 में दे टेंड टू राइट अ वेरी डिफिकल्ट आंसर और वेरी कॉम्प्लिकेटेड आंसर विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जीएस का आंसर्स इतने अच्छे होने चाहिए कि एग्जामिनर को बहुत ईजिली, अगर आप उसको समझा पाओ कि क्या लिख रहे हो, मल्टी डायमेंशन में डिफरेंट डायमेंशन कवर करके, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया सबको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इंटरेस्ट। थर्ड क्राइटेरिया कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो अब बनना ही, सिलेक्शन ही लेना है, आप जो बताओ वो कर लेंगे। तो फिर उसमें यही है कि जो आपके किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने कोई एग्ज़ाम यूपीएससी क्लियर किया हो किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल से, जिसमें आपको गाइडेंस मिल जाए। गाइडेंस आपके फ्रेंड रिलेटिव भी दे सकते हैं, कोई कोचिंग मिल जाए, कोई मेंटरशिप मिल जाए, तो क्योंकि आपको वो नोट्स दे देंगे, आपको टेस्ट सीरीज दे देंगे, फिर आप उससे पढ़ सकते हो। क्योंकि इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स में आपको खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे जियोलॉजी का ना कोई पर्टिकुलर कोचिंग है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके फ़ायदे नुकसान भी हैं। फ़ायदे हैं कि कंपटीशन भी कम है, नुकसान ये है कि खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये ले लेना चाहिए, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि सर ये 4-5 ऑप्शनल हैं, उनसे ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं। जैसे इस साल फर्स्ट रैंक किसी की आ गई तो सारे अगले साल उसी में वही ऑप्शनल ले लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। चलो एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है। फॉर लेट्स से कि जो पर्टिकुलरली जो फेमस ऑप्शनल्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, राइट, पीएसआईआर, ज्योग्राफी। तो मान लीजिए कि ज्योग्राफी में अगर हम यहाँ पे देखें कि दीज आर द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, सबको पता है कि लगभग 10,000 के लगभग बच्चे मेंस लिखते हैं, सीट्स अराउंड 900 to 1000 या जो भी वेरी होती है हर साल, एंड उसके डबल या 2.5 टाइम्स द कैंडिडेट्स अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो मान लो 900 सीट से तो लगभग 2 से 2,500 बच्चे मेंस को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सेलेक्टेड इन मेंस में मान लो 100 है स्टूडेंट्स। अगर कोई एग्ज़ाम, मतलब कोई ऑप्शनल 100 बच्चे सेलेक्ट करके दे रहा है, दिस इज़ जस्ट आइडियल फिगर, राइट। तो 100 बच्चे सेलेक्ट करके दे रहा है, तो दैट टेंड्स टू बी अ गुड ऑप्शनल, ठीक है। दूसरा लेते हैं, मेरा ले लेते हैं, जियोलॉजी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। मान लीजिए इसमें 3 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और कोई ऑप्शन लेते हैं, जैसे इफ़ यू रिमेंबर इन 2016 और 17 नंदिनी के आर मैम सी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट विद कन्नड़ा लिटरेचर, राइट। तो कोई कन्नड़ा लिटरेचर या फिर कोई ऐसा ऑप्शन लेते हैं जिसमें एक ही बच्चा है जो मेंस लिख रहा है। इट्स जस्ट अ आइडियल फिगर, जो आप उसे कुछ रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो यू शुड ऑल्सो सी कि हाउ मेनी पीपल आर राइटिंग मेंस विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। मान लो इससे 1000 बच्चों ने लिखा, मान लो या 10 ने लिखा, या मान लो एक ही ने लिखा। इफ़ यू सी द सक्सेस परसेंटेज, तो यहाँ 10% है, यहाँ पे 33% है, यहाँ पे 100% है। तो ऑलवेज
जज ऑप्शनल बाय कि कितने लोग बैठ रहे हैं और कितने लोग निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात यह है कि अगर ज़्यादा लोग उस ऑप्शनल को चूज़ कर रहे हैं तो उससे 100 सिलेक्शन हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लो 10 ही स्टूडेंट्स उस ऑप्शनल में बैठे हुए हैं और उसमें से 3 सेलेक्ट हो रहे हैं तो दैट गिव्स अ गुड नंबर। तो इसका जो सिग्निफिकेंस ये है कि कोई ऑप्शनल ईजी या डिफ़िकल्ट या फिर कोई ज़्यादा सिलेक्शन नहीं कराता। इसमें भी 900 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ज्योग्राफी में या सोशियोलॉजी में जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। 100 का हो रहा है लेकिन 900 वो भी हैं जिनका नहीं हो रहा। हम उसको नहीं देखते। तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करनी है। तो जिस भी ऑप्शनल को आप कर रहे हो उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करा तो वो आपको सिलेक्शन करवा के देगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको ये लेना है वो लेना है। क्लियर? अभी ऑप्शनल चूज़ करने में किसी को डाउट? इंटरेस्ट इज़ द फोरमोस्ट क्राइटेरिया, जिसमें आपका मन करे पढ़ने का वो करो। और इंटरेस्ट के बाद भी कई बार होता है कि इंटरेस्ट आपको है, आप वो सिलेबस पढ़ के देखो, थोड़ा ट्राई करो, 1 हफ्ते 10 दिन उसको पढ़ो, फिर ट्राई टू सॉल्व द PYQs। अगर PYQs सॉल्व हो रहे हैं तो सही जा रहे हो, अगर नहीं हो रहे तो फिर ऑप्शनल वो आप ढंग से नहीं पढ़ रहे या फिर आपको चेंज करना है। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर वो हो पा रहे हैं तो ठीक है। क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट? ऑप्शनल से संबंधित किसी को डाउट? सिलेबस देखिए, सिलेबस तो सारे ऑप्शनल्स का डिफरेंट रहता है, लेकिन डिपेंड करता है। जैसे मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत वाइड है ना। पर मैथमेटिक्स में अगर आप जितनी मेहनत कर लेते हो, मैथमेटिक्स इज दैट ऑप्शनल कि अगर आप उसमें मेहनत करते हो तो उसमें के शेप मार्क्स आते हैं, या तो 300 प्लस आएंगे या फिर आपके बहुत बेकार आएंगे। तो इफ़ यू आर गेटिंग 300 प्लस इन एनी ऑप्शनल, तो आपके GS में कितने नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शनल में आप 300 प्लस लेके आ जाओ, GS में कितने ही कम नंबर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो अकॉर्डिंगली आप बड़ा है तो उसको कवर कर लोगे, ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि आप आउटपुट कितना ला पा रहे हो उस ऑप्शन में, मार्क्स कितने ला पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मेरा ऑप्शनल था, कोई ओवरलैप नहीं होता, कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो अपना टाइम, मुझे किसी ने बोला कि वो टाइम वेस्टिंग भी होता है कि दूसरा ऑप्शनल लेना, PSI या देखिए ऐसी बात नहीं है। फॉर अच्छा एग्जांपल जैसे आदित्य की फर्स्ट रैंक आई थी, वो भी मेरे साथ IPS में ट्रेनिंग कर रहा था, उसका ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। श्रुति शर्मा मैम की आई थी जब, वो हिस्ट्री ऑप्शनल था। तो हिस्ट्री तो चलो फिर भी ओवरलैप करता है, कई टेक्निकल ऑप्शनल से भी हर साल अच्छी रैंक्स आ रही हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हो। आपका इंटरेस्ट मान लो किसी और ऑप्शनल में है तो आप उससे भी मार्क्स ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट कि आप उसे कितना इंटरेस्टेड हो। तो क्यूरियोसिटी होगी तो आप पढ़ोगे। ठीक है। किसी ने पूछा था कि बेसिक्स क्या कवर करना है। सी बेसिक्स एज सच प्रिपरेशन से पहले NCERTs ही बेसिक्स होती हैं जो आपको कवर करनी चाहिए। उसके अलावा फिर बेसिक बुक्स जो होती है, तो बेसिक्स प्लस सोर्सेस एक ही बार में कवर कर लेते हैं। सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो देखो कुछ ऐसा अलग नहीं करना है। सी UPSC इज़ अ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम और साथ में ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि आपको अपने पीयर ग्रुप से आगे निकलना है। तो 100 लोग हैं, मान लो एक बच्चे का सिलेक्शन होगा तो आपको बस 90 लोगों को पीछे छोड़ना है। इसमें ऐसा करता है। तो सब लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो आपको बस ये ट्राई करना है कि जितना आपने पढ़ा उसमें से अगर जो क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं हो। इफ़ यू कैन इंश्योर कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसमें से जितने क्वेश्चन आए मैं सही कर लूँगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50% ऑफ मार्क्स अगर आप मेंस प्लस इंटरव्यू के क्यूमुलेटिव देखते हो तो आपकी टॉप 20 या 30 में रैंक आराम से आ जाएगी, अगर आप 50% मार्क्स ले आते हो तो। ठीक है। तो इट्स लाइक अ सब्जेक्टिव एग्जाम। तो इसलिए स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हो तो इंश्योर करो कि स्पेक्ट्रम से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 के 5 आपके सही हो, बाकी 4 कहीं से भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी ने नहीं पढ़े हुए। ठीक है। तो कुछ अलग करने के लिए कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना, फर्स्ट कवर द बेसिक्स जो सब कर रहे हैं। ठीक है। तो सोर्सेज के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट मिडाइवल के लिए NCERTs आप कर सकते हो। मैं तो नई वाली NCERTs ही कर लेता था, तो पुरानी वाली NCERTs थोड़ी बल्कि होती हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हो इफ यू वांट। एंड एंशिएंट मिडाइवल का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इतना अच्छा नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, अगर वो क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर करेगा तो हर किसी से हो जाएंगे, नहीं तो वो किसी से नहीं होंगे। तो इसलिए आप NCERTs पे स्टिक करके, क्योंकि NCERTs अगर आप देखोगे मिडाइवल जो 6th-7th की NCERTs है उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं। औरंग वॉज द नेम ऑफ अ पर्शियन वेयर हाउस, जो साइड में फोटो में लगा हुआ था वहाँ पे। हुंडी का भी एक क्वेश्चन आया था जो NCERTs में मैंशनड है। तो इस हिसाब से आपको NCERTs कर लेनी है। ज्योग्राफी की बात करें तो अगेन 11th-12th की NCERT, प्लस अगर आपको पढ़ना है तो PMF IAS करके एक बुक आती है, आप गूगल करोगे
तो आपको PMFIS की PDF मिल जाएगी, शायद यहाँ तो आप प्रिंट आउट भी मिल जाएगा आपको। तो अगर आपने वो कर लिया तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर से कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 11th की NCERT आर्ट एंड कल्चर की प्लस 12th की NCERT में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने, पूरी नहीं पढ़नी। आपको नितिन सिंघानिया पढ़नी है तो उसमें भी आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सी द सिलेबस, सी PYQs, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेगा। ठीक है, पॉलिटी में अगेन लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, आपको भी वो पढ़नी है। 11th-12th की NCERT सब पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे लिबर्टी, TPSP की कई डेफिनेशंस हैं जो वहाँ पे दे रखी है, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होगी। और प्रीलिम्स में भी कई बार सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो NCERT की डेफिनेशन इज़ मोस्टली वैलिड। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, जो मंथली मैगजीन मिलती है। आप प्रीलिम्स दोगे तो उससे पहले भी आपको एक कंपाइलेशन में मिल जाएगा, PD 365, मेन से पहले मेंस 365, तो उनको भी पढ़ सकते हो। मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो उनको पढ़ने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए अगेन बहुत सारी बुक्स आती हैं, रमेश सिंह, संजीव वर्मा। अब मृणाल सर के वीडियोस हैं, वो अब तो खैर पुराने हो गए, लेकिन जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे रेपो रेट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, उनके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर मोस्टली करंट अफेयर्स ही ओरिएंटेड रहता है, तो वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, इधर क्लास नोट्स और इधर कोई भी बुक, जिससे आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी जो समरी आती है 90 से 100 पेजेस में आती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1 या 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर अगेन आप उसके ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इनके लिए आप बस एक कोई भी नोट्स उठा लो, भले ही आप टेलीग्राम से उठा लो, भले ही आप गूगल से उठा लो, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चंस मेंस में आएंगे, तो मोस्टली जो भी आप सोर्स पढ़ते हो उससे आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात है। साइंस एंड टेक अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। ठीक है, मोस्टली, लेकिन इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जैसे अपना बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, 3 पेरेंट बेबी क्या होता है, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो रवि P अग्रहरी वाली बुक आती है, तो उससे आप केवल बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, या फिर आप कोई भी सोर्स उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोग बोलते हैं 11th की बायोलॉजी की NCERT आप पढ़ सकते हो, सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हो एंड के जो 2-3 चैप्टर्स हैं, लेकिन एज सच नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या बचा? रवि P अग्रहरी साइंस एंड टेक के लिए। सर IR के लिए? IR के लिए करंट अफेयर्स, हाँ, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए अगेन शंकर IAS की बुक आती है, एंड PMFIS की भी कंपाइलेशन आता है फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। PMFIS इज़ अ गुड बुक। Sir, some subject requires a lot of time but doesn't have that much questions or exposure in the exam. Like for example, a lot of portion of history, whereas some subjects like environment, agriculture have a very small syllabus and very big impact in examination. So how should we distribute our time in our preparation? Should we just focus on those subjects? ठीक है, सी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का इसलिए देयर इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन बिकॉज फॉरेस्ट सर्विस का भी वो कॉमन प्रीलिम्स है। ठीक है, फॉर एंशिएंट एंड मिडाइवल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दे डोंट हैव वेरी गुड कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, लेकिन द थिंग इज कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग लीविंग टॉपिक्स, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या छोड़ते हुए जा रहे हो। तो योर बेसिक एम शुड बी कि जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो you can divide complete paper into 3 criterias: easy, moderate and difficult questions. ठीक है, पूरा पेपर को आप 3 कैटेगरीज में डिसाइड कर सकते हो। सो एनी कैंडिडेट जिसको जो तैयारी करके जा रहा है उसको 40 से 45 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते, लेकिन उस क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देन यू हैव टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क ताकि आप आगे बढ़ो। तो जो मैं फर्स्ट प्रीलिम्स में मैंने एग्ज़ाम दिया था, आई अटेम्प्टेड अराउंड 82 या 83 क्वेश्चंस एंड आई वॉज शॉर्ट ऑफ कट ऑफ बाय अराउंड 2 मार्क्स, मेरे 2 नंबर कम रह गए थे। ठीक है, तो सेकंड प्रीलिम से मुझे पता था कि अगर तूने 90 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, जैसे भी तेरे को करना है करने पड़ेंगे। ठीक है, तो थंब रूल ये रहता है इन कैलकुलेटिव रिस्क। तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, आपको वही क्वेश्चन छोड़ने हैं जिसमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा हो। इवन इफ़ यू आर एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? जैसे आपने 40 क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, तो इंटू 2 यू विल गेट 80 मार्क्स, बट 80 मार्क्स से हमारा एम है कि 100+ मार्क्स को हम एम करें। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको आते हैं, उसमें से भी 2-3 आपके गलत हो ही जाएंगे,
इट्स नॉट इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि आपको 40 आते हैं तो भी 2-3 तो गलत होंगे ही, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा ही गलत होंगे। तो नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन हैं जो आप अटैम्प्ट नहीं करने वाले थे, ठीक है, चलो 30 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस आर इन द इजी कैटेगरी, 30 क्वेश्चंस आर इन द मॉडरेट कैटेगरी, कितने हो गए? 10 क्वेश्चन आर इन डिफिकल्ट कैटेगरी और 10 हैं जिनका कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा। अभी भी कम पड़े ना, 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए। फॉर दीज नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। बट अगर आपने अटेम्प्ट करे 30 क्वेश्चंस, मान लीजिए आपके आधे सही हो गए, आधे गलत हो गए, 15 आर राइट, 15 आर रॉन्ग, ठीक है। फॉर दीज 15 क्वेश्चन 1/3 मतलब 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से चले गए और आपके नेट 10 × 2 मतलब कि 20 मार्क्स का आपका फायदा हो गया। तो ये अगर आप प्रीलिम्स कभी दोगे तो यू विल रियलाइज कि एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट केस था कि आप इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको 40 आते हैं, लेकिन ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आप 50-50 स्टक हो, तो आपकी किस्मत कितनी खराब हो जाए, आप आधे से ही आधे गलत तो कर ही दोगे। और भी कम अगर आप करके देखोगे, अगर 20-10 भी हो जाए तो भी आप नेट फायदे में ही रहोगे। ऑन वन केस यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस, ऑन सेकंड केस आप अटेम्प्ट करो। समझ में आ रही है कुछ बातें अभी तक? अगर आप थर्ड कैटेगरी में आ जाए, दीज 20 क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसमें से आप 10 अटेम्प्ट करते हो, 10 में से बेकार से बेकार सिनेरियो ले लेते हैं कि आपके 3 सही हो गए और 7 गलत हो गए। अब आप नेट फायदे में रहोगे, नुकसान में रहोगे? बताओ, फायदे में रहोगे। मतलब ये तो बहुत ही बेकार कंडीशन हो गई ना कि आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट करा लेकिन आपके 3 ही सही हुए, 7 गलत हो गए। लेकिन अगर ये सिनेरियो चेंज होकर 4-6 हो जाएगा तो आपके 2 नंबर का फायदा हो जाएगा, 4 नंबर का फायदा हो जाएगा इनफैक्ट 2 क्वेश्चन से। तो इसलिए यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट क्वेश्चंस कैलकुलेटिव रिस्क के साथ में अटेम्प्ट करना है। कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने? लास्ट की जो 10 क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट नहीं करने जिसमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा। मतलब इवन इफ यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट इवन वन ऑप्शन, तो वो आपको अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि उसमें चांसेस होंगे कि आप नेगेटिव मार्किंग में फंस जाओगे। ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिस करो, मतलब आप खुद एनालाइज करोगे पेपर्स, उसके बाद में आपको आ जाएगा। तो जो भी आप पेपर करो तो उसमें ये एनालाइज करना कि यार मैं ये कैटेगरी के क्वेश्चन करता तो कितने मार्क्स आते हैं, ये मैंने अटेम्प्ट करे तो कितने आए, ये भी करे तो मेरे कितने मार्क्स हैं। दिस इज द एम ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स जो आप देते हो। मॉक टेस्ट पेपर्स आर नॉट फॉर चेकिंग योर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपकी मैक्सिमम होगी जस्ट 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन, जब आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। आज मैं पढ़ के पेपर दूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं पढ़ के दूंगा तो गलत आ जाएंगे, कम आ जाएंगे। लेकिन मेरा एम ये होना चाहिए कि मैं कौन सी कैटेगरी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो ये फ्रेमवर्क अगर आपके दिमाग में क्लियर होगा तो आप प्रीलिम्स को निकाल जाओगे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता इज़ नॉट ड्यू टू देयर लैक ऑफ नॉलेज, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैंने 80 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन व्हेन यू विल कम होम यू विल रियलाइज कि मैं 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करता तो मैं कहीं ना कहीं सही करता। आप ये सोच के आओगे पेपर देने के बाद में, क्या यार ये क्वेश्चन मेरे को आंसर पता था लेकिन मैं करके नहीं आया। तो ये वाला फैक्ट कभी आपके रिग्रेट नहीं होना चाहिए, भले गलत करके आ जाओ लेकिन करके सारे आने, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं करती जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है 95% की। अगर आप बोलो कि मैं सर 60 क्वेश्चन मैंने करके आया तो 58 मेरे सही हो जाएंगे। तो अगर आप वैसे कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल 60 क्वेश्चन ही करके आओ। आई विल नॉट सजेस्ट टू अप्लाई इन दिस कैटेगरी। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हो मेरी तरह जो करके आएगा 40, तो भी उसमें से 5-7 गलत हो जाएंगे, तो फिर आपको ये स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो। आप कभी देखना कि पेपर अगर आप ढंग से अटेम्प्ट करते हो तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे विद सेम सेट ऑफ नॉलेज। क्योंकि आई गिव माई एग्जाम्पल, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 21 वाला एग्ज़ाम, उसमें मेरा जो इंटरव्यू डेट थी वॉज इन मई 2022। मतलब मेरा हमेशा इंटरव्यू लास्ट वीक में जाके होता था एंड रिजल्ट केम ऑन 30th मई 2022 दोपहर के 2-3 बजे। मैंने देखा लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अब किसी ने इंटरव्यू दिया तो उसको इतनी तो होप रहती है कि कहीं ना कहीं तो नाम ही आ जाए, लेकिन नहीं आया। एंड 5 दिन बाद था प्रीलिम्स। मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, कुछ भी 1% भी नहीं पढ़ा था कि 5 जून को प्रीलिम्स था। यूपीएससी एग्जाम में जो आपको रोने का भी टाइम नहीं देता, एक दिन बैठ के आदमी रोए तो सही कि सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने कहा इस बार तो पेपर देंगे ही नहीं। फिर मैंने आखिरी 1-2 दिन में मैंने कहा चलो दे ही देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर मैंने दिया और वो क्लियर हो गया। इट वॉज नॉट ड्यू टू कि मैंने उस साल बहुत ज़्यादा पढ़ाई कुछ की थी,
इट ड्यू टू द फैक्ट कि आपको पता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड इट वेरीज फ्रॉम पेपर टू पेपर। कई बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए तो ये जो कैटेगरी है ना, ये 15 क्वेश्चन भी पहुंच सकती है और 20 भी पहुंच सकती है। लेकिन ये थंब रूल बना देना कि जिसमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा, एक क्वेश्चन भी एलिमिनेट नहीं करना, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग उसमें चांसेस ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी गेम इन तीनों कैटेगरी में कम होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपका सही हो गया तो आपके 3 पाप धुल जाएंगे। बेसिकली ये हम तो ये करते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एक भी सही हो गया, भूला भटका भी कोई गलती से लग गया, तो आपके वो जो 3 जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो कम हो जाएगा। लेकिन वो चांस जब भी आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। आप करके 80 आए, 10 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, फिर बोलोगे यार ये करे आता तो मेरा ये भी सही लग रहा था, ये भी सही लग रहा था, ये भी सही लग रहा था, जो करके आया हूँ वही गलत हो गए सारे। तो इस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। कुछ बात समझ में आई? थोड़ा बहुत भी? ठीक है। तो सोर्सेज की बात हो गई, प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने की भी बात थोड़ी थोड़ी मैंने बता दी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी तक किसी का कोई डाउट या कुछ मैंने छोड़ दिया हो, किसी के मन में कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। सी कॉमन मिस्टेक्स भी कवर कर लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स एक प्रीलिम्स के पेपर में अटेम्प्ट करने वाली तो मैंने आपको बता दी कि कैसे करना है। कॉमन मिस्टेक्स तो देखिए, मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिनको आप कुछ खुद करके ही आप लर्न करोगे कि क्या नहीं करना है। लोग बोलते हैं कि टॉपर्स के उससे सीख जाओ, आप गलतियां कम करो, ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप जब चलोगे रास्ते में तो आप गलतियां करोगे, एंड फ्रॉम दैट मिस्टेक्स ओनली यू विल लर्न। तो गलतियां करनी ज़रूरी है, लेकिन कॉमन मिस्टेक्स 2-3 चीज़ें जो आप अवॉइड कर सकते हो। जो भी आप पेपर दो, अगर आप एक घंटे का पेपर दे रहे हो, 1 घंटे का नहीं होता, 3 घंटे का होता है मुझे पता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटे का पेपर दे रहे हो तो उसे डबल टाइम गिव इट इन एनालिसिस ऑफ द पेपर, एंड वो आप खुद ही करोगे। इट्स नॉट अबाउट मार्क्स। आप मेरी विजन आई इसकी हिस्ट्री देख लो, जितने ओपन टेस्ट है मैं उसमें कभी भी टॉप 10,000 में भी नहीं आया। एक बार मैंने चीटिंग करके दिया था पेपर, जब भी मैं टॉप 1000 में रैंक नहीं आई मेरे। फिर मैंने सोचा यार अब तो बर्बाद ही हूँ बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चीटिंग करके भी दिया था ईमानदारी से, लेकिन तब भी नंबर नहीं आए। तो फिर मैंने कहा कि क्या कमी हो रही है, फर्स्ट जब अटेम्प्ट दे रहा था उसको खूब पढ़ाई की थी, सारे करंट अफेयर सब पढ़ लिए थे। मैंने कहा यार क्वेश्चन कम कर रहा है, क्वेश्चन कम कर रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं और मेरे एक दोस्त थे, दोनों जने थे, उसके बाद हमने सारे प्रीलिम्स निकाले। बिल्कुल थंब रूल था कि 90 क्वेश्चन से कम करने ही नहीं है। आंसर तो चारों में से एक है, कहीं ना कहीं से पकड़ के लेके आना आंसर, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स ये है कि जो भी आप पेपर दे रहे हो, इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स, इट्स अबाउट कि हाउ यू आर डूइंग द पेपर। आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, एंड इसका सबसे अच्छा जज आप ही कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता। आप किसी को पेपर दिखा के पूछने चले जाओगे कि सर इसमें क्या करा, तो आई कांट जज कि आपका उस टाइम पे फ्रेम ऑफ माइंड क्या था। आप देखो ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ तो क्यों हुआ, 2 कारण हो सकते हैं। नहीं आता था, गलत हुआ, कोई बात नहीं। नहीं आता था, गलत हुआ, इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन आता था, फिर क्यों गलत हुआ, दैट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। अगर आप जितना आपको आता है उसमें से 60-70% भी पेपर में डिलीवर कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स देन मल्टीपल सोर्सेज आप फॉलो करते हो, कोई भी एक करंट अफेयर्स का सोर्स हो मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें से आपको मोस्टली पढ़ाई करनी है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो धीरे धीरे आपको मतलब हैबिट में आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, टिप्स फॉर प्रीलिम्स मोस्टली की पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। उसके अलावा आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम्स प्लस मेंस की मोस्टली साइमल्टेनियसली चलती है। एक और क्वेश्चन था कि प्रीलिम्स को मेंस के साथ में कहाँ कैसे करें, ये रहा। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन मोस्टली साथ में चलती है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो जो प्रीलिम्स में आएगा वो फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट हो जाएगी आपकी, एंड अगर मेंस में करोगे तो वो थोड़ा आपका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज टेस्ट होगी, आप कैसे लिखते हो। तो जैन फेब तक आपको मान लो जून मई लास्ट वीक है, जून फर्स्ट वीक में ही प्रीलिम्स होता है मोस्टली, तो आपको फेब मार्च तक तो आपको साथ में तैयारी करनी है। एंड आखिरी के जो 2 या 3 महीने उसमें आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर सकते हो, इन द सेंस कि आप ज़्यादा फैक्ट्स को रिवाइज करना और रटना चालू कर दोगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मोस्टली तैयारी सेम ही होती है, कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती। ठीक है, बेसिक्स भी हो गए, सोर्सेज बता दी। सोर्सेज में एथिक्स में अगेन विजन का जो मॉड्यूल है आप वो भी कर सकते हो, एक एथिक्स का आता है। एथिक्स में आई स्कोर्ड 132, दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर 2023-22 वाले एग्जाम में। ठीक है, तो 132 अच्छा स्कोर माना जाता है। रीज़न कि आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखोगे वो आपका आंसर उतना अच्छा मिलेगा। जीएस के ओवरऑल पेपर्स में जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो दैट विल गिव यू गुड मार्क्स। तो जीएस 4 का मेन रीज़न है कि राइट एज मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन। एक आंसर में 5-5, 6-6, 7-7 एग्जाम्पल्स होते थे,
नेम ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर्स, या कोई किसी ने अच्छा काम किया हो तो उनके आपके एग्जाम्पल्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सोर्सेस मोस्टली कवर हो गए। किसी को कोई डाउट है तो पूछते जाना, ठीक है। हाँ, वो नोट मेकिंग में मैं आऊँगा जब बताता हूँ, है ना। तो नोट मेकिंग बता ही देते हैं, चलो आपने Sir. पूछा। हाँ Sir, often in writing question answers, like for example, we write right now assignments. Oftentimes it happens that we cross the word limit. Even 2 pages aren't enough, and whenever the assignments are checked, the investigators says to write more things, to include more things, to include more examples, like you said. But how do we do that in such limited time and word limits? सी वो विद प्रैक्टिस आगे आपका, अभी यू विल बी राइटिंग लाइक 1 या 2 आंसर्स आप लिख रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि यार 5-7 मिनट में लिखना है। जब आप पूरा पेपर लिखोगे तो आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होगी। वर्ड लिमिट इज जस्ट अ इंडिकेटर कि आपको 7 या 10 मिनट में उतने ही वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। किसी की स्पीड तेज़ होगी तो 150 के 200 या 250 शब्द भी लिखेगा, तो ऐसा कुछ उसकी पेनल्टी नहीं है कि आपको मार्क्स कट जाएंगे। द आइडिया इज़ कि आपको 3 घंटे के पेपर में आपको सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और सारे आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ये जो आप बता रहे हो कि एग्जामिनर बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें मोल्ड लिखनी है, तो अगर आप मॉडल आंसर से अपने आप आंसर को कंपेयर करो तो उसके जैसा तो आंसर नहीं बन सकता। इवन इन एक्चुअल एग्जाम जब आप 3 घंटे का पेपर लिखते हो तो स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे लिखोगे, फ्रेंड में जाते जाते आपका वो कचरा ही होता जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, वो सब कुछ होगा, आप बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन आपका एम ये होना चाहिए फर्स्ट इज़ कि टू अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरा कि जितना आप अलाइन कर सको खुद को टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन उतना करना है। एंड जो अभी की जो स्टेज है, विद टाइम जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आपका बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये जो एग्जामिनर बताने कि ये पॉइंट्स इंक्लूड करो, तो विद टाइम जैसे आप रिवीजन ज़्यादा होता जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली वो आता जाएगा। डे 1 पे किसी के बहुत अच्छे आंसर्स नहीं आते। जब मैं भी आंसर के फुल लेंथ पेपर लिखता था तो 60, 70, 80 नंबर आते हैं। अगर आपके 60, 70, 80 नंबर आ रहे हैं तो आप +15 या +20 मार्क्स ही मान के चलो आपके एक्चुअल एग्जाम में उतने आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने, सी नोट्स जो बनाने का मैं दिखा दूंगा जो मैंने नोट्स बनाए थे। मेरे हर सब्जेक्ट के एक 9 पेजर नोट्स होते थे। मैं 10 पन्नों में पूरी एथिक्स थी मेरी, सारे मैंने उस हिसाब से बना रखे थे कि भाई 1 घंटे का टाइम तेरे को मिलेगा, 1 घंटे में इफ़ यू आर एबल टू रिवाइज दीज नोट्स तो उसमें काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो नोट मेकिंग का क्राइटेरिया था वो टाइम। फॉर एग्जांपल GS 1 और 2 के बीच में आपको 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। 9 से 12, 2 से 5 जो एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का समय मिलता है आपको। 1 घंटा आप आओगे, खाना खाओगे, रेस्ट करोगे, उसमें निकल जाएगा। 1 घंटा मिलेगा आपको कि आप कुछ पढ़ सको। तो इन दैट टाइम आपके वही 5-7 पन्नों के नोट्स होने चाहिए जिसमें आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। और नोट्स कभी भी फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाने। फर्स्ट रीडिंग में तो पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। 3-4 बार 5 बार आप पढ़ लो, उसके बाद में PYQs भी सॉल्व कर लो, उसके बाद में कुछ आपको इंपॉर्टेंट ऐड करना है वो कर लो, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, हाउ विल यू चेक कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। आपका एक ही क्राइटेरिया कि आप PYQs सॉल्व करो। PYQs अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो 4-5 बार पढ़ने के बाद में, PYQ सॉल्व करने के बाद में, यू विल गेट द आइडिया कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। नोट्स में वो चीज़ें लिखनी है जो आपको याद नहीं हो पा रही हैं। जो याद है वो तो ऑटोमेटिकली हमेशा याद आ जाएगा जब 4 ऑप्शंस देखोगे, ठीक है। तो जो चीज़ रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ लिखनी है, उस हिसाब से नोट्स बनाने हैं। नोट्स कभी ऐसे नहीं बनाने कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको मैं मार्केट में दे दूंगा, वो भी क्राइटेरिया रहता है। तो वो भी कुछ इतना यूजफुल नहीं। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग के समझ में आ जाए, भले पड़ोसी को समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नोट्स इज़ अ टूल फॉर रिविजन। आप चाहे उसको नोट्स बनाओ, चाहे आप हार्ड कॉपी में बनाओ, चाहे आप कहीं भी लिख के बनाओ। कई लोग बुक में से रिवाइज कर लेते हैं, तो जितना इफेक्टिवली आप रिवाइज कर पा रहे हो उसका ही नोट्स का यूज़फुल है, और उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक। डिफरेंट नहीं बनाने, किसी भी एक सब्जेक्ट के आपको एक ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स में मोस्टली 95% चीज़ें सेम ही होंगी। आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स बुक में एक्स्ट्रा दे रखे हैं तो वहीं पे आपने जो खाली जगह छोड़ रखी है विद अ रेड पेन और डिफरेंट कलर पेन वहीं पे आप नोट कर दो। क्योंकि अगर आपके अलग अलग एक हिस्ट्री के आपके 4 नोट्स होंगे तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। तो वही क्लास नोट्स में आपको ऐड करना है कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे।
मोस्टली तो सेम ही रहेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो वहीं पे आप ऐड कर। सर लाइक आपने जो ये बोला कि 9 पेजर नोट्स आपके होते थे हम्म, मेंस के हम्म। पहले, तो ये हमें हमारे रिवीजन के बाद ये करना रिवीजन है? के बाद ये बनेंगे क्लास आपके नोट्स और स्टैंडर्ड नोट्स के फेब बाद? मार्च के आसपास बनेंगे, तो सब आपको रिवाइज हो जाए। आपने क्लास नोट्स के, ये फिल्टर्ड नोट होते हैं, जो आपके क्लास नोट्स, जो आपका एक सोर्स नोट्स हो, उसको आपको जो चीज़ें नहीं आ रही है वो आपने जॉट डाउन कर ली, ताकि फिर आपको इंपॉर्टेंट मिले। उसमें आपके जो भी आप PYQs देते हो, जो भी मॉक्स देते हो, उसमें कुछ सॉल्यूशंस में कुछ आपको पॉइंट मिले तो वो भी ऐड कर लिया। जो भी मल्टीपल सोर्सेज आपको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आप ऐड करते जाओ उसमें, ठीक है। नोट्स नेसेसरी हैं बिकॉज इट इज़ अ टूल फॉर रिवीजन। रिवीजन विद क्लास, अगेन रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स चाहिए, एंड क्लास के साथ में रिवीजन ये करना है कि मान लो 4 घंटे आपने क्लास में आज दिया, तो जब भी घर जाओ तो आधा घंटा ट्राई टू जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। तो अगर आपने आधा घंटा दे दिया तो इट विल टेंड टू गो इन लॉन्ग टर्म मेमोरी धीरे धीरे। और जो भी 1 महीने में जो भी आपने पढ़ा, ऐसे नहीं कि जो पीछे पढ़ते गए उसे भूलते गए, महीने में 1 दिन रखो कि टू रिवाइज व्हाट वाज टॉट इन द प्रीवियस मंथ। सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ के एक मॉक टेस्ट पेपर दे दो, है ना। एक कोई भी हिस्ट्री का आपने मॉक दे दिया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कितनी मेरी पढ़ाई लैग कर रही है। तो जो भी पढ़ो साथ में एक पेपर दे दो, तो उससे क्या आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेटेड ही बनाना है, जो स्टार्टिंग में जो क्लास नोट्स वगैरह बने, फिर जैसे प्रीलिम्स आ रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उसमें फिर कुछ फैक्चुअल आपको लिखना है कि यार ये 1857 से लेकर अब तक इतने फैक्ट्स हैं, वो मुझे लिखने के एक पन्ने में लिख लेना है, तो उस हिसाब से फिर आप सेपरेट बना लो। वो है कैसे ऐड करना है? किसमें? जो करंट होते हैं जैसे करंट अफेयर्स economy की जो में, मंथली मैगजीन आप पढ़ते हो, तो उसमें जो मंथली मैगजीन में हाईलाइट कर दो। जैसे एक मैगजीन आपको पढ़ने में मान लो 2 या 3 घंटे लगे, तो दोबारा आप पढ़ोगे तो उसको 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो और कम टाइम लगेगा। तो हाईलाइटेड चीज़ें आपको पढ़नी है। दूसरा तरीका ये है कि इंडेक्स जो होता है ना, इंडेक्स के सामने ही लिख लो। कैसे लिखोगे? इसे इंडेक्स 2 पन्नों का इंडेक्स होता है, उसमें टॉपिक होता है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, उसके नीचे सब टॉपिक्स दे रखे होते हैं कि क्लाइमेट चेंज है 10वें पेज पे, उसके नीचे सब टॉपिक जो है वो 11वें 12वें 13वें, मतलब 10 से 15 नंबर पेज पे क्लाइमेट चेंज है, उसमें हर टॉपिक अलग अलग पेज पे दे रखा है। तो उसके आगे आपने जॉट डाउन कर लिया फैक्ट्स, और- तो आपके 2 पेज नोट्स बन गए। और सर जो ये नोट्स मेकिंग है A4 साइज पेपर में बनाना है या कॉपी में? कैसे ही बना लो जो आपको ठीक है। A4 साइज इसलिए ठीक रहता है क्योंकि कुछ ऐड करना हो तो एक पन्ना बीच में डाल दिया, कॉपी में इसलिए थोड़ी समस्या आती है, ठीक है। Thank you. A4 साइज में बना लो। आपको डिजिटल ई नोट्स बनाने, कई लोग वो भी बनाते हैं, वो भी बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। देन कम्स कॉलेज प्लस कोचिंग, कैसे मैनेज करें? तो क्या टाइमिंग रहता है आपके कॉलेज और कोचिंग का? किसने क्वेश्चन पूछा था? 9 to 6 आपके कॉलेज का टाइम रहता है, फिर कोचिंग का? हाँ, जॉब, फिर कोचिंग का टाइम शाम को 9 to 6 और 5 to 7 कैसे हो गया? अच्छा, तो कोचिंग का टाइम शाम को 5 से 7 रहता है। तो उसके बाद फिर अगर आप वर्किंग हो तो फिर आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि किसी वीकेंड पे, अगर आपको वीकेंड ऑफ मिल रहा है तो उस टाइम आप ज़्यादा पढ़ो। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, तो जैसे वापस जा रहे हो उसके बाद आधा 1 घंटा देना है, तो 2 घंटे आपकी क्लास हुई तो आपने आधा घंटा दे दिया, तो इट विल मोर देन इनफ। लेकिन फिर आपको, अगर आप वर्किंग हो या कॉलेज में, तो आपको वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। कोचिंग टाइम 8 AM to 5 PM होता है, तो फिर रिवीजन किस टाइम पे कैसे मैनेज करें? इतनी लंबी कोचिंग रहती है सुबह से लेकर शाम तक, यस सर, तो आपके ऑप्शनल साथ में ही है तो क्या 5 days अ वीक होता है, कैसे होता है? सर। संडे ऑफ होता है सिर्फ। हाँ, तो जैसे भी आप 8 से 5 है, तो घर पे जाओगे तो स्टार्ट ट्राई करिए, फिर 2 घंटे आपको खुद से देने ही पड़ेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। सर फिर 2 घंटे में हो जाएगा सारा? हाँ, 2 तीन घंटे में हो classes जाएगा ना, का? कोई दिक्कत नहीं। जो आपने पढ़ा हुआ है आज की डेट में, मतलब 1 घंटा लगेगा आपको इसको रिवाइज करने में। आपने क्लास में अगर ढंग से सुना हुआ है तो आई डोंट थिंक कि आपको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लगेगा उस नोट्स को वापस रिवाइज करने के लिए, तो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा ढंग से। थैंक यू सर। हम्म। अब क्या बचा? टाइम टेबल और रूटीन। क्या होता है भाई टाइम टेबल रूटीन, कैसे करते हो? कुछ तो फॉलो करते होंगे टाइम टेबल रूटीन। सर मॉर्निंग कोचिंग रहती है 8 to 10:30 11, उसके बाद सर शाम को PSI और ऑप्शनल का है 5 to 7:30, तो सर बीच में यही है टाइम, उसके बाद नाइट। ठीक है। दिन में मान लो अगर आप 20 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता। 24 में से 20 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आपको सिलेक्शन होगा, ऐसा बोलते हैं यूजुअली लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि दिन में से 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सी द थिंग इज कि यू नीड टू, आपको देखना पड़ेगा कि अभी मुझे कितनी दिनों बाद, कितने सालों बाद एग्ज़ाम देना है।
कई लोग जैसे 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उनको आधा एक घंटा भी डेली दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर हफ्ते में एक दो दिन भी पढ़ लिया तो भी चलेगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसके 1-1.5 साल पहले आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इफ़ यू आर गिविंग लाइक 5 to 6 hours डेली फॉर सेल्फ स्टडी ऑन अ डेली बेसिस तो मोर देन इनफ है स्टार्टिंग फेज में। जैसे जैसे एग्जाम आएगा वो आपकी नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाएंगे। प्रीलिम से 1 महीना पहले आप ज़्यादा पढ़ोगे, जैसे मेन से 1-2 हफ्ते पहले मैं दिन में 12-12 घंटे भी पढ़ सकता था। 12 घंटे पढ़ना का मतलब है कि 12 घंटे अगर आप स्टडी टेबल पे बैठते हो तो आपकी इफेक्टिव आउटपुट उसमें 9 घंटे या 8 घंटे का ही निकलता है। ठीक है, अगर आप 12 घंटे की सिटिंग करते हो तो आपकी पढ़ाई 8 घंटे की ही होगी। 4 घंटे आपके चले जाएंगे, कभी पानी पी रहे हो, कभी इधर उधर चले गए, कभी कुछ कर लिया। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि उसमें से 12 के 12 घंटे आप पढ़ सकते हो। पॉइंट इस कि आप जितनी देर पढ़ रहे हो उस टाइम आपको केवल पढ़ाई ही करनी है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो उसमें से 4 घंटे फ़ोन चला रहे हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है। यू नो कि आप क्या कर रहे हो, आपको एट दिस एज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। सबको पता है कि वो कितने पानी में है। टू बी वेरी फ्रैंक, सबको पता है कि मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा उसको नहीं पता कि मुझे ये नहीं आता। अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हो तो फिर वो आपकी गलती है। ठीक है, सबके सारे सब्जेक्ट्स इक्वल नहीं हो सकते। जैसे मुझे इकोनॉमी नहीं पसंद, किसी को हिस्ट्री नहीं पसंद होगा, किसी को कुछ नहीं पसंद होगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन आए तो 3 कैटेगरी होंगे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। तो इजी लेवल के क्वेश्चन में सारे सब्जेक्ट्स के करने ही करने हैं मुझे। तो बोले ना कि कुछ ऑप्शनल, कुछ सब्जेक्ट छोड़ने हैं नहीं छोड़ने, उसका ये है कि सारे सब्जेक्ट्स के इजी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने। ठीक है, फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे एनवायरनमेंट आपको पसंद है तो उसमें आप मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्वेश्चन भी कर दोगे। तो आपने इजी सबके कर लिए, प्लस मॉडरेट कुछ के कर लिए और मॉडरेट टू हार्ड सबके कर लिए, तो उस हिसाब से फिर आपका जो ओवरऑल स्कोर होगा वो अच्छा एवरेज में चला जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। इजी क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करने। हाँ सर, ऑप्शनल और जीएस का टाइम मैनेज कैसे? ऑप्शनल और जीएस में देखिए, अभी स्टार्टिंग में जब कोचिंग चलती है तो उस टाइम पे मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन जब भी आपकी कोचिंग खत्म हो जाएगी तो आपको 2-3 महीने, मतलब आई डोंट नो आप एग्जाम कब दोगे, तो फिर उसके हिसाब से 27 में दोगे ना, तो कोचिंग अब खत्म होगी। फिर ऑप्शनल तो सर मार्च तक, और मार्च 26 एंड ये तो मार्च 26 में आपका खत्म हो गया 27 तो आपको 1 साल से भी ज़्यादा है आपको जब आपको एग्जाम के लिए अपेयर करना है। फिर आप रिवाइज करते रहो आराम से, थैंक यू। है ना। तो डेली आधा घंटा भी पढ़ते रहो, थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या पढ़ रहे हो। उसके बाद जब कोचिंग खत्म हो जाए उसके बाद आपको रिवीजन ही करना है, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है, और साथ में मैं मेंस का भी करना चाह रही थी, बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि जीएस के साथ साथ मेंस करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट पड़ेगा, क्योंकि जीएस में मेरा 26 में मेरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं अभी ही मेंस के लिए तो जीएस और मेंस एक ही तो चीज़ है। सॉरी, आई एम लिटिल कंफ्यूज। ऑप्शनल मैं अभी ही साथ में करती चलूँ या फिर 26 के बाद करूँ? नहीं, अभी साथ में करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल आप देखो, फंडामेंटल ये रूल ये होना चाहिए, ऑप्शनल जब आपका मेंस हो, जब प्रीलिम्स हो, उससे पहले एक बार कंप्लीट हो जाए। एक बार तो आपको बताओ, या कुछ चैप्टर रह जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ने हैं। ये फंडामेंटल रूल बना के चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में मेंस में 3 महीने में बहुत टाइम मिलेगा आपको। आप तो 2 महीने मिलते हैं, 2-2.5 महीने, तो उसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, क्योंकि आखिरी के 2 महीने की पढ़ाई काम आती है। और हमेशा ध्यान रखना, जब पेपर से हम इंजीनियर्स से तो एक रात पहले जो पढ़ते थे वो याद रहता था सुबह तक। तो 2-4 दिन पहले जितना जोड़ लगा लोगे उतना ही काम आपको आएगा। तो आखिरी के 1-2 महीने की पढ़ाई ही काम आती है। लेकिन आखिरी के 1-2 महीने की पढ़ाई में ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, फिर आप ढूंढ रहे हो कि यार अब कौन से किताब से पढ़ना है, तो फिर वो आपका टाइम खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल रूल ये बना देना है कि एक बार तो आपका प्रीलिम से पहले ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए। आपको पता है कि यार ये इतने नोट्स हैं, इनमें से पढ़ाई करनी है मेरे को, जो भी करना है इन्हीं में से करना है। ठीक है, और एक से ज़्यादा बार हो जाए तो वो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपको बना के चलना है। तो अब भले आप अभी पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, लेकिन प्रीलिम्स जिस साल आप दे रहे हो उससे पहले आपका एक बार ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, टाइम टेबल कुछ भी फॉलो कर सकते हो आप। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जो आपको मन करता है वो करो। ठीक है, अल्टीमेटली आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई भी ऐसी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई नहीं देखेगा कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। क्या बैकग्राउंड है आपका? सर एग्रीकल्चर है मेरा,
बट स्टार्टिंग से ही साइंस पढ़ते आए हैं तो अभी ह्यूमैनिटीज़ में मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो नहीं, सर। मेरे हिसाब से इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10th तक तो आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हाँ होंगे। सर, 10th तो जो छठी वाली बुक में वही 8th में, वही 10th में, वही 12th में, अगर आपने कभी ध्यान से पता देखा हो नहीं तो सर, एलैबोरेट अचानक होता से है। डिफिकल्ट लगने लगा है तो सारा। फिर स्टार्ट करो एनसीईआरटी से एक बार। 6th की एनसीईआरटी पढ़ो, 8th की पढ़ो, 6 से लेकर आप 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। हर ऑल्टरनेट ईयर में सिलेबस सेम रहता है, बस थोड़ा वाइडन होके वो आ जाता है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो इस हिसाब से आप 6 से 10th तक की एनसीईआरटीज पढ़ो, आपकी ह्यूमैनिटीज़ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और छोटी छोटी एनसीईआरटीज हैं, 30-40 पन्नों की हैं, 1-1.5 घंटे में एक एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और क्या है करंट अफेयर्स के सोर्सेज, हाउ टू स्टार्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन से कैसे स्टार्ट करें। करंट अफेयर्स के क्या सोर्सेज हैं भैया आपके? न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हो? द इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, वही पढ़ते होंगे। उसके अलावा मैगजीन कौन सी? विजन की। ठीक है, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, डेली पढ़ के उसके नोट्स नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि अगर आप नोट्स भी बनाने लगे तो आपको 2-3 घंटे उसी में चले जाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ा, नोट्स बनाए, बाकी चीज़ें रह जाएंगी। मैंने अभी बता रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। ऑप्शनल और ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन करवाएंगे। करंट अफेयर्स का ऐसा है कि पूछेंगे तो 1 साल के अंदर का पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे तो 3-4 साल पुराना भी पूछ लेंगे, तो वो आपसे वो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अखबार डेली पढ़ना है, बिकॉज अखबार डेली पढ़ोगे तो यू विल बी अपडेटेड कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अखबार डेली पढ़ने का फ़ायदा ये है कि उसके एंड में जो मंथली मैगजीन अगर आप फिर पढ़ोगे तो आप उसको रिलेट बहुत इजीली कर पाओगे कि इस महीने मैंने ये चीज़ अखबार में पढ़ी। ठीक है, तो फिर आपका वो इजीली याद हो पाएगा। नोट्स इसलिए नहीं बनाने खुद से, क्योंकि कोचिंग ये काम बढ़िया कर लेंगी कि वो 4-5 अखबार पढ़ के, सब कॉम्पिटिटर्स के नोट्स, वो मंथली मैगजीन पढ़ के फिर वो बनाती हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी डाल देते हैं, तो जो आप खुद से कलेक्ट करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए नोट्स नहीं बनाने चाहिए। दूसरी चीज़, फिर अखबारों से क्या पढ़ना चाहिए? अखबारों से आपको एग्जाम्पल्स, डेटा, फ्लो चार्ट्स, कोई ग्राफ आ रखा है इन्फ्लेशन पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, या फिर कुछ एफडीआई इन्वेस्टमेंट कितना रहा पिछले साल, ऐसी चीज़ें आपको वहाँ से उठानी है। ऐसी चीज़ों का 4 फोल्डर बना लो अपने फ़ोन में, GS 1 2 3 4, या फिर कोई कॉपीज़ बना लो 4 GS 1 2 3 4 की। वहाँ से आपने एग्जाम्पल्स उठाए कि यार ये एग्जाम्पल मैं GS 1 में लिख सकता हूँ, ये कोई कोट है वो मैं GS 2 में लिख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी आप उसको रिवाइज करोगे तो ईजिली रिवाइज हो जाएगा, रादर देन कि आप कहीं और से पढ़ोगे तो आपको वो आंसर में नहीं आएगा। जो चीज़ खुद से करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा देखोगे, जब भी आप मेंस का पेपर लिख रहे होगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा। जो चीज़ आपने खुद से करी है ना वो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस है। तो अखबार जो भी पढ़ो, आधा घंटा 40 मिनट तक ही पढ़ना है। उसमें से कुछ आपका एग्जाम्पल, ऐसे नहीं एक अखबार में से सारे लिख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो आज वहाँ पे लिख दिया, कुछ इंपॉर्टेंट कल लगा तो वहाँ पे लिख दिया। एंड में आपको फिर एक बैंक तैयार हो जाएगा आपका 20-25 एग्जाम्पल्स का या कोड्स का, वो बड़े हैंडी आपके काम आएंगे। और फिर आप वही पूछते हैं ना कि करंट अफेयर्स को आंसर्स में कैसे लिंक करें, तो ऐसे ही वो लिंक होते हैं। कोई इंट्रोडक्शन है, कोई साइक्लोन आपने पढ़ लिया, साइक्लोन मैनेजमेंट का, या फिर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया तो आपने स्टार्ट कर लिया कि यार इस पर्टिकुलर स्टेट ने ऐसा ऐसा काम किया है, तो आपकी केस स्टडी भी हो गई, आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हो गया और आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू रिलेट करंट अफेयर्स विद योर मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, सीसेट अभी पिछले 3-4 सालों में थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। तो सीसेट का फंडामेंटल चीज़ ये है कि सीसेट में 3 पार्ट्स होते हैं, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है, एक मैथमेटिक्स होता है और एक रीजनिंग होती है। इसके अलावा भी कुछ आ रहा है? हाउ टू इम्प्रूव सर इंग्लिश रीडिंग इन सीसेट पैसेज? बता रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ 3 चीज़ें होती हैं, है ना। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मोस्टली एक कम्प्रीहेंशन होता है, इसके बेसिस पे आपको 4 या 5 क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ लेंदी होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन अगर आप पढ़ोगे और उसमें जो दिमाग में सबसे पहले ऑप्शन जो आए जो क्वेश्चन पढ़ने के अंदर, वही यूजुअली सही आंसर होता है। तो ऐसे आपने 4-5 क्वेश्चन कर दिए तो 5 में से मान लो आपके 3 या 4 भी सही हो गए तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन अगर आपने सारे कर दिए प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन कर दिए और मैथमेटिक्स के सिंपल क्वेश्चन भी कर दिए तो आपका हो जाएगा। दिक्कत तब आती है कि जब हम मैथ से स्टार्ट कर देते हैं या किसी चीज़ को बहुत ईगो का प्रश्न में ला लेते हैं कि यार मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे से एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसमें आपने आधा घंटा दे दिया। ऐसा नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा, उसको छोड़ के फिर आगे पढ़ना है। ठीक है, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पिछले 10 साल के पेपर अगर आप सारे सॉल्व करके चले गए सीसेट के तो आपका काम हो जाना चाहिए। प्लस मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, इसके लिए आप वीडियोस देख लो या जो भी आपको सोर्स मटेरियल मिल रहा है कहीं से भी, तो एक बार उसको रिवाइज करके देख लो। पिछले 10 साल के पेपर के सारे सॉल्यूशंस देख के चले जाना। अगर टाइम भी नहीं मिले करने का तो क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्यूशन देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आपका काम हो जाना चाहिए। रीडिंग कम्बिनेशन सारे करने हैं, उसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्टली करने हैं। मैथमेटिक्स में मोस्टली दिक्कत आती है, तो उसमें जितने आपको ईजी क्वेश्चन लगे उतने आपको करने हैं, क्योंकि केवल 33% मार्क्स ही चाहिए, ज़्यादा तो नहीं चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स करे या रीजनिंग करे, तो वो सब आपकी हर पर्सन टू पर्सन सेम मेंस के पेपर में सब अलग अलग करते हैं। कोई लोग 10-15 नंबर के क्वेश्चन पहले करते हैं। मैं तो भाई किताब खोलता था, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता था, जो आता जाए और एंड तक जाके ख़त्म कर देता था। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं बीच से स्टार्ट करूँ तो 2-4 पन्ने मेरे रह गए इधर उधर के, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 से लेकर मैं लास्ट क्वेश्चन तक जाता था। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, देखो सी सेट के लिए ऐसी कोई बुक तो आप मार्केट में आए तो पता नहीं। एक आर.एस. शर्मा की बुक आती थी MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसमें वो मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूलाज और वो लिखे रहते थे, और वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट पे रहती थी, लेकिन उससे सॉल्व हो जाते थे मतलब। तो एक बार आप अभी देख लो, मार्केट में कोई सी भी चल रही है कोई बुक, लेकिन पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो मेजर जो हेडिंग्स हैं आपको पता चल जाएगी, अरे प्रोबेबिलिटी का है ये। फिर आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च कर लो, फिर वो बता देगा कि कैसे होता है, तो उस हिसाब से काम लाइक सीसैट भी अभी से प्रिपेयर करना होगा ना, जीएस ऑप्शनल अभी कर ही रहे हैं हम वो कोचिंग्स डिपेंड में करता है कि CSAT। आपको कितना कॉन्फिडेंस है। मैं तो बिल्कुल नहीं करता था, मैं तो केवल जो 2 घंटे का टाइम मिलता था जीएस के बाद में, उसके बाद देखते थे, उसके बाद जाते थे, उसके बाद करके आ जाते थे, जो होगा वो हो जाएगा। तो पास तो हो ही जाते थे, 80-90 नंबर आ जाते थे। तो अगर आपका मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आप नहीं करना चाहो तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस कम लग रहा है तो फिर आप अभी से तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। महीने में 1 दिन पकड़ लो कोई, किस दिन सीसेट पढ़ना है, या फिर कुछ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो 1-2 घंटे सीसेट के टॉपिक्स कर लो। तो आपको हमेशा इसलिए रोटेशन में पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं कि हिस्ट्री स्टार्ट करेगी, अभी हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा और हफ्ते में पूरी हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर आप बोर हो जाओगे। हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी साथ में करने की, ये मन नहीं करा तो ये पढ़ लिया, ये मन नहीं करा तो ये पढ़ लिया। मोटे मोटे फ्लेक्सिबल टारगेट्स रखने कि यार 1 हफ्ते में ये करना है, 10 दिन में ये करना है। नहीं हुआ तो ऐसे नहीं कि टेंशन में आ गए, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। तो ऐसे रियलिस्टिक टारगेट बनाने, अनरियलिस्टिक भी नहीं बनाने कि 1 महीने में पूरे सिलेबस खत्म, सर अगले महीने सब तैयारी ऑप्शनल तैयार कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना। थोड़ा थोड़ा अपने आप को गैप दे के चलना है। बहुत लंबी पढ़ाई है, कुछ हॉबी आपकी है तो वो भी साथ में करते रहना है ना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कुछ खेलना वेलना वो भी चालू रखना। क्योंकि अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो, लग रहा है सब स्टार्ट करते तो ऐसा लगता है कि सर AAR बननी चाहिए, IAS ही बनना है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आओगे ग्राउंड में, जब पता चलेगा कि यार कहीं ना कहीं तो हो जाए, प्रीलिम्स ही हो जाए, मेंस ही हो जाए, और इंटरव्यू कहीं ना कहीं तो लिस्ट में नाम आ जाए, फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल कब बन जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास मैक्सिमम एनर्जी रहती है, मैक्सिमम एंथुसियाज्म रहता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी तैयारी करो कि आपका हो जाए, और हमेशा स्टेज बाय स्टेज ही लेके चलना है। पहला टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स निकालना, फिर मेंस आएगा तो मेंस की देखेंगे, फिर मेंस तैयारी करेंगे, फिर इंटरव्यू की तैयारी वो करनी है। कई लोग सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, सर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? तो इंटरव्यू में जो पूछते हैं वो अभी आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पहुंचने में वहाँ टाइम लगेगा और बहुत टाइम मिलता है इंटरव्यू में। किसी को कुछ नहीं पता रहता सिलेक्शन से पहले कि उनका होगा या नहीं होगा। जो भी बाद में आपको बोलते वो मिल जाए ना कि भाई मेरे को पहले से पता था, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कुछ भी नहीं पता रहता कि होगा या नहीं होगा, तो इसलिए कोई इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं उन चीज़ों पे। ठीक है, और जिस साल आपका सिलेक्शन होना होगा उस साल हो जाएगा। कैसे होगा आपको भी नहीं पता रहेगा। आप सोच रहे हो कि GS 1 में बहुत बढ़िया करके आया हूँ, लेकिन नंबर आएंगे GS 2 में ज़्यादा, जो आपका सबसे ख़राब हुआ है। ठीक है, और जिस साल सिलेक्शन होना होगा उस साल इंटरव्यू में ज़्यादा आ जाएंगे, मेंस में कम रहेगा तो इंटरव्यू में ज़्यादा आ जाएंगे, इंटरव्यू में कम रहेगा तो मेंस में ज़्यादा आ जाएंगे। UPSC ऐसा एग्ज़ाम है जिसको पता है, जिसका हो रहा है उसको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा उसको भी नहीं पता क्यों नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो आपको 1 आध साल बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि जिसका हो रहा है उसको भी नहीं पता। मेरे को कंक्रीट आंसर नहीं पता कि मेरा क्यों हुआ है, इसका नहीं हो रहा उसको भी नहीं पता कि क्यों नहीं हो रहा। ठीक, तो इस हिसाब से आपका ये काम चलता रहता है। लेकिन जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल मेरे को ये पता था कि यार जो मेरे को आता था सब करके आ गया मैं, भले सही करके आया हूँ गलत करके आया हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। तो अगर आपको ये वाली फीलिंग आ जाए कि यार मैंने सब कुछ कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आप लिस्ट में कहीं ना कहीं आ ही जाओगे। तो फिर इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्या क्या बचा? आंसर राइटिंग। थर्ड अटेम्प्ट में क्या चेंज आए? कुछ ऐसा कोई चेंज ज़्यादा आए नहीं थे।
ऐसा कुछ मेरे को पता होता तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में चेंज लिया था कि क्या करना है, इतना समय लगता ही नहीं। लेकिन जब होना होता है इवेंचुअली तभी होता है, तो आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तो ठीक है। Current affairs. Every aspirant knows it's crucial. Yet it's the one area that becomes chaotic the fastest. A couple of missed newspapers, a skipped magazine, PIB piling up. And before you realize it, the backlog starts controlling your preparation. But imagine if that entire year of current affairs was organized for you. That's what PT 365 brings, a complete year of current affairs for prelims 2026, taught in just 60 focused hours. All major sources, newspapers, PIB, Yojana, economic survey, budget, important reports, compiled into one streamlined program. A pure prelims first approach, so you study only what matters, nothing extra. Flexible learning with live classes or online sessions at your pace. Expert mentors who break down complex issues and clear doubts instantly. And integrated Sandhan practice, over 25,000 MCQs personalized to your strengths and weaknesses. This is how current affairs stop being overwhelming and starts giving you a real advantage. Join the batch starting from 8th January at 5 p.m. and command your current affairs for prelim success. To register or any queries, visit our website or call us on the given numbers. मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी फाइनल ईयर में बैक आ गई थी। किसी की बैक आई है यहाँ पे? हाँ, तो अगर आपकी बैक नहीं है इंजीनियरिंग में तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो जिनकी बैक आई है तो ऐसे कुछ डरने की बात नहीं। मेरी बैक आ गई थी, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, फिर बोलते क्या करा जाए, फिर बोलते यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कोविड ईयर था तो फिर यूपीएससी की तैयारी कर ले, फिर यहाँ पे आ गए। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ ज़्यादा सोच के की थी, लेकिन ठीक है, हो गया। नहीं, मैंने कोचिंग नहीं लिया था, मैं तो घर से ही पढ़ाई कर रहा था। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले लेते थे। तो एक बार अगर आप प्रीलिम्स या मेंस क्लियर कर लोगे तो सारी कोचिंग्स आपको फ्री में टेस्ट सीरीज दे देंगी सारी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक बार आपको हर्डल क्लियर करना है। सर आप लाइक घर से पढ़ रहे थे तो कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल जिसको आपने फॉलो किया हो, या लाइक यूट्यूब नहीं, हम तो टेलीग्राम पे देख लेते थे। बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे फ्री भी मिल जाती हैं, नहीं भी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर किताबों से पढ़ लेते थे। जैसे ऑप्शनल के लिए तो कुछ सोर्स था नहीं मेरा, बाकी फिर हम ऐसे पढ़ते रहते थे धीरे धीरे। तो मैंने पहला आंसर लिखा था, उसमें मैं तो इंट्रोडक्शन का वर्ड भी इंट्रोडक्शन लिख देता था, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आप लोग ये गलती तो नहीं करते होंगे एटलीस्ट, तो फिर वो धीरे धीरे विद टाइम आप सीख जाते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्या बात करें, आंसर राइटिंग की बता देते हैं। ऐसे का आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो विजन के चैनल पे, अगर आप कभी देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें वो पूरा 1, 2 या 3 घंटे का वीडियो है, उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे, कैसे टॉपिक सिलेक्शन करें, कैसे आगे बढ़ें, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। आंसर राइटिंग की बात कर लेते हैं। आंसर राइटिंग में क्या दिक्कत आती है? किन चीज़ों को ऐड ना करूं? वो जब होगा जब आप एक या 2 आंसर लिखते हो। जब पूरा पेपर लिखोगे जब आपको ये चीज़ें फील नहीं होंगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। सी आंसर राइटिंग में चलो एक 2 10 मार्कर और 15 मार्कर 2 ही क्वेश्चन आते हैं। बीच में एक बार एक साल 12.5 भी आया था, आई थिंक कौन से साल 15 या 16 में, ठीक है। आपको क्या लगता है 10 मार्कर में कितने मार्क्स मिल जाते हैं? 5, 6 भी बोल दिया किसी ने, बहुत बढ़िया। फिर 15 में उसके हिसाब से कितने मिल जाएंगे? नहीं, 10 में आपको 6 मिल रहे हैं और 15 में 8 मिल रहा है, ये कैसी गणित है? 9 कर दें, इंटू 10 करते हैं, 10 क्वेश्चन ही आते हैं। 60, 90, टोटल हुआ 150, ठीक है। आपकी जीएस फंड में है 150, 1 2 3 4 में 150 ले लेते हैं, कितने हो गए? 600 आपके आगे जीएस में। अगर आपके 150 आ रहे हैं जीएस में तो ऑप्शनल में 200 तो आ ही जाएंगे एक पेपर में, या 180 कर देते हैं, 180 कर दें, 180 इंटू 2। मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है तो थोड़ा मेरी मदद करते रहना। 360 कौन सा बचा? ऐसे का पेपर बचा, ऐसे में 180 किसने बोले? ऐसे में 150 ले लेते हैं, 150 पे अच्छा स्कोर है ऐसे में, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो 140 ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। करो, जोड़ करो, कितना हो गए? हाँ
कितने हो गए? 600, 900, 1100। 1100 आपके स्कोर है बिफोर इंटरव्यू। तो अगर आप इंटरव्यू में नहीं भी बैठे तो अभी आप IAS ऑफिसर बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। नहीं, अच्छी चीज़ है। इतने मार्क्स आए तो इंटरव्यू, पहला आप एग्जाम्पल बना के दोगे पूरे, मतलब पूरे इंडिया में। केवल इंटरव्यू बोर्ड में गए, उसने बोला कि गुड मॉर्निंग, आप बोला कि बाय, बाहर आ गए, सब बोलेंगे यार 1 मिनट में इंटरव्यू कैसे खत्म हो गया? बोला बस अटेंडेंस लगाने गया था मैं, तो हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत ही अच्छी बात रहती, थोड़ा रियलिटी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब बताइए वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए क्या करा जाए? कितने मार्क्स आते हैं 10 मार्क में? अभी भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 3 ले लेते हैं, ठीक है, इस हिसाब से 6 ले लेते हैं। कितने हो गए? 90। सही है, 90 एक ठीक स्कोर है GS में। अगर आप दोगे एग्जाम तो आपको पता लगेगा कि इतने ही आते हैं। ठीक है, 90 इज़ अ ठीक ठाक स्कोर। हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सके। अगर आप कभी देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जो IAS बनाए और जो लिस्ट में इसका नाम नहीं आया, ज़्यादा नहीं रहता, 30 से 40 नंबर का डिफरेंस रहता है। इतना ही रहता है मोस्टली। अगर आपके इतने नंबर ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपको रैंक भी आ गई, और इतने कम है तो आपका क्लियर नहीं हुआ। पहली चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए आंसर राइटिंग में इज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। क्यों? एक आंसर आपने तीन नंबर का जो जिसमें आपको 3 नंबर मिले, वो आप कितना ही अच्छा और लिख लो, आपको मैक्सिमम उसमें आधा या 1 नंबर ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपको 2 या 4 नंबर बढ़ जाएंगे। आपको 7 मिनट में लिखना है, आप उसको 15 मिनट में लिख लो तो आपको 3 से 3.5 या 4 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन उसके कॉस्ट पे अगर आपने दूसरा क्वेश्चन छोड़ा तो आपने सीधे अपने 3 मार्क्स लूज कर दिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि 2 नंबर आपके जो आपको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिले, 2 या 3 नंबर जो भी मिलने चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो आपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपका सिलेक्शन, अगर कोई, मेरे साथ भी कई स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो बहुत अच्छे आंसर लिखते थे लेकिन वो 3 घंटे में 15 क्वेश्चन ही कर पा रहे थे। तो अगर आप 15 कर पाओगे तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी, सिलेक्शन मुश्किल है। अगर आप एट दिस स्टेज आप 17-18 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप एग्जाम में जाके 20 कर लोगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम से 1 महीने पहले जब आप फुल लेंथ कर रहे हो, जब आप सिमुलेशंस दे रहे हो टेस्ट के, जब भी आपके 12 या 15 हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल कर देते हो, जैसे हम 10th 12th में आंसर राइटिंग जो करते थे बोर्ड्स में, क्या करते थे उस टाइम में कि आप पूछते हो कि कोई क्वेश्चन पूछा कि दिस इज देयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ऐसे करके फिर हम पॉइंट्स में आंसर लिख देते थे, ऐसे लिखते थे। तो सेम ही आपको यहाँ करना है, क्वेश्चन से ही आपको सब हेडिंग बनानी है और जो क्वेश्चन में पूछा गया उस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो अगर आपकी सब हेडिंग्स ठीक है, आपकी स्ट्रक्चरिंग ठीक है आंसर की, है ना, अगर आपकी स्ट्रक्चरिंग ठीक है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रक्चरिंग ठीक है तो आपका आंसर में मार्क्स हमेशा मिल जाएंगे। तो हमेशा स्ट्रक्चर करना है आंसर को और ऐसे करना है। तो जनरली वी हैव नॉलेज अबाउट लाइक कंसेप्ट, बट इंटर रिलेशन का हमें कंसेप्ट नहीं पता, तो ऑन दैट सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें लिखना है जो मन में जो आए, जो भी लिखना है वो बना के लिखना पड़ता है। अगेन सेम गोज इन मेंस। मेंस में भी आपको 20 में से 10 या 12 क्वेश्चन ही आते होंगे, वो भी कोई इतने अच्छे से नहीं आते होंगे। बाकी क्वेश्चन फिर आपको वो भी बताएंगे, उसमें से 5-7 क्वेश्चन होंगे, कुछ आइडिया है, आधा पर्दा आता है, बाकी नहीं आता। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ भी नहीं आता। तो 2-4 जो क्वेश्चन ऐसे हैं तो उसमें क्या होगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो उसमें आपको बुल्स आई हिट करने का आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि अंधेरे में तीर चलाना है पर सही दिशा में तीर चलाना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा तो आप उनको हिस्ट्री के आसपास की बातें करनी है, तो उसमें फिर आपको एग्जामिनर कुछ लिखा है तो 1-1.5-2 नंबर दे देगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपका एम ही नहीं होना चाहिए कि आपको 3 या 4 नंबर चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपका 1 मार्क भी आ गया, 2 मार्क भी आ गए, तो यू आर अबव द रेस्ट ऑफ द पीपल। बोलते हैं ना एज क्या होती है क्वेश्चन में, मतलब कि स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होता है उसमें एक्स्ट्रा एज क्या होती है, तो यही होती है कि
वो उन क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ तो घुमा फिरा के लिख ही देते, ठीक है। तो स्ट्रक्चरिंग फिर आपको करनी है। तो अगर आप 3 चीज़ें फॉलो कर लोगे कि इफ़ यू आर कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम, इफ़ यू आर राइटिंग व्हाट इज़ आस्क्ड नॉट व्हाट यू नो, थर्ड चीज़ अगर आप स्ट्रक्चर ठीक कर रहे हो उसका, तो आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। आई कांट गारंटी कि आपका इंटरव्यू में होगा नहीं होगा, बट आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या रहता है हर क्वेश्चन में? आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर क्या रहता है? नहीं, मैं बोलूँ जैसे 3 नंबर है, इसमें से कितना आपको लगेगा कि आप और अच्छी तैयारी कर लो तो कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा हर 1 नंबर भी आप ज़्यादा बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आधा नंबर भी अगर आप लेके चलो, 0.5 भी आपने हर चीज़ 0.5 इसमें इंप्रूव करा, 1 नंबर इसमें इंप्रूव करा, तो 5 + 10 15 नंबर आपके हर पेपर में इंप्रूव हो गए। 15 मार्क्स बहुत होते हैं। इफ़ यू रियलाइज दिस कि 15 मार्क्स बहुत होते हैं, 15 मार्क एक पेपर में मतलब कि 4 पेपर में आपके 60 नंबर हो गए। 60 नंबर्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट द डिजायर्ड सर्विस और लिस्ट से बाहर निकलने में। तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इतना ही होता है क्योंकि आपको एक पेपर या एक क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको पूरा चारों पेपर लिखना है। तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कैसे करोगे, जो वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट इज विद एग्जांपल्स, जितने आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। सेकंड इज डायग्राम, इसमें आपके फ्लो चार्ट्स आ गए, मैप्स आ गए, जो भी आप बनाओ। थर्ड इज केस स्टडीज, अगर आपको पता हो। फोर्थ इज नेम ऑफ द कमिटीज, उनकी रिकमेंडेशन सरकारी कमेटी और चली होती है। फिफ्थ इज डेटा एंड फैक्ट्स। फिर इसमें सिक्स्थ आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। और क्या बचा? कमिटीज हो गई। और अगर आप GS2 के आंसर्स लिखो तो उसमें आर्टिकल्स, जितना आप लिखोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ें जो आपके प्रीलिम्स की फैक्चुअल नॉलेज है उसको आप मेंस में इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन लेकिन तभी करनी है जब आप क्या ये जो बेसिक क्राइटेरिया है क्लियर हो। वैल्यू एडिशन तब काम नहीं आएगी जब आपका पेपर ही खत्म नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। जैसे 12 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो वैल्यू एडिशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नो मैटर एक क्वेश्चन कितने अच्छा लिख दो, 3 से 4 से 5 मैक्सिमम आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जामिनर ज़्यादा ही खुश हो गया तो 6 नंबर दे देगा आपको, लेकिन एट दैट कॉस्ट आप 3-4 क्वेश्चन नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये करना है कि 20 क्वेश्चन है, 20 में से सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें। बहुत ही सिंपल आंसर, कईयों का सिंपल आंसर आएगा उसमें 2 या 3 नंबर मिलेंगे, कईयों में आपने अच्छा आंसर लिखा, एवरेज आंसर, उसमें आपको 4 नंबर मिल गए, और 2 या 4 क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा तो फिर आपको उसमें 6 या 6.5 नंबर मिल गए। इसमें देखोगे 15 मार्कर में आपको 7 या 8 नंबर मिल गए 2 या 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपका स्कोर वुड बी अबव 100 और 110, इतना आपका लाया कर जाएगा, तो दैट इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। ऐसे ऑप्शनल में एक केस नहीं होता, ऑप्शनल में आपको इसमें कोट्स वगैरह भी आप लिख सकते हो इन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। GS2 के पेपर्स में कोई अच्छा स्कॉलर हुआ उसका कोट लिख सकते हो। GS4 में तो ऑब्वियसली आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। GS1 में भी ज्योग्राफी पे किसी ने कुछ बोला हो, हिस्ट्री में किसी ने कुछ बोला हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। ये सब आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। आप सोचो कि एग्ज़ाम के टाइम में मैं एकदम से फ्लो चार्ट या मैप बना दूँ तो नहीं बना जाएगा। मैप किसको बनाना आता है? मैप में कोई दिक्कत नहीं आती, मैप बनाना सिखाना है आप लोगों को। किसी को बनाना आता है, कोई बनाएगा? आ जाओ। वर्ल्ड मैप इंडिया का आता है मेरे को तो यार, नहीं वर्ल्ड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के मैप में किसी को देखो मैप का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ ये होता है कि पन्ने भी भर जाते हैं आपके, तो जो आपके 2 या 3 पेजेस मिलते हैं वो भी फिल हो जाते हैं, और उससे कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी। और खाली मैप, अगर आपको मैप बनाने में 2 मिनट लग रहे हैं तो मैप का कोई यूज़ नहीं है। मैप अगर आप 10 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर ही लेबल वगैरह करके मैप बना दोगे तभी वो मैप यूज़फुल है, ठीक है। तो इन वैल्यूडेशन करने में अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है तो उसका कुछ नहीं। जैसे कमेटी का नेम आपने लिख दिया खाली,
2-3 रिकमेंडेशन अपने मन से भी लिख दिए, अगर आपको सारे याद नहीं है तो, ठीक है। तो नेम, वे फॉरवर्ड में, सॉल्यूशंस में आप लिख सकते हो, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छा क्वेश्चन है भाई, हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। देखो जिनकी अच्छी है उनको फ़ायदा तो है ही, अब ये नहीं बोल सकते कि भाई जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग है उनको नुकसान है, तो जिनकी अच्छी है उनको फ़ायदा है। लेकिन हैंड राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेजिबिलिटी, कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आप कोई भी शब्द लिख रहे हो तो उसमें देखना कि भाई क्या क्या दिक्कत है। एक पेपर आप लिख के देखना, किसी को दे देना कि इसमें कौन कौन से लेटर्स समझ में नहीं आ रहे। तो ज़्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आपकी मान लो राइटिंग छोटी है तो आपने स्पेसिंग बढ़ा दी बीच में, आपने 2 लाइन्स के बीच में स्पेस इंडेक्सिंग वो इम्प्रूव कर दी, तो आप प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने आर या एम या एन साथ में ऐसे बना दिए तो फिर आपका वो समझ में नहीं आया, तो फिर आपने थोड़ा गैप देके वो 2 लेटर्स अलग अलग बना दिए। तो इस हिसाब से आपके 2-3 लेटर्स होंगे जिनकी वजह से आपकी राइटिंग ख़राब हो रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरी राइटिंग से कुछ ख़राब होगी। तो उन पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। लेकिन राइटिंग एज सच इम्प्रूव टोटली नहीं होती एट दिस स्टेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और क्या बचे सवाल? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। पर्सनल लाइफ में हम जैसे क्वेश्चन का कोई एग्जांपल बताओ। नहीं तो उसमें जेन्युइनली पर्सनल लाइफ का कोई एग्जांपल देना है या नहीं उसमें कुछ मन से भी बना के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज अ पर्सन आपने क्या क्या फील करा है, एग्जामिनर थोड़ा ना जाके चेक करेगा कि आपने क्या करा नहीं करा, लेकिन कुछ रियलिस्टिक ही लिखना, ऐसा नहीं कि ज़्यादा आपने लिख दिया। तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। सब बात होगी। मोटिवेटेड कैसे रहते हैं आप लोग, क्या करते हो मोटिवेशन के लिए? घूमने चले जाते हैं? कहाँ घूमने चले जाते हैं? करोल बाग में घूम लेते हैं। देखो एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर चेक करना है सही तैयारी चल रही है नहीं चल रही, तो अगर आप डेली टेंस्ड हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो बिल्कुल सही रास्ते पर हो। डेली टेंशन आ रहा है, डेली ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, कहाँ फंस गया, क्या हो रहा है, दुनिया बर्बाद हो गई, ऐसी चीज़ें लग रही हैं, तो सही कर रहे हो। 2 लोगों को टेंशन नहीं होती, पहले जो तैयारी नहीं कर रहा उसको टेंशन नहीं होगी, और दूसरा किसी को सब कुछ आता है। 2 तरह के व्यक्ति हैं जिनको टेंशन नहीं होगी, बाकी सबको टेंशन होती रहेगी। अगर टेंशन हो रही है, जिस दिन लाइफ में लगे ना कि आज तो दिन बहुत बढ़िया कटा, तो उस दिन कुछ समस्या है, ठीक है। तो दिन अच्छा नहीं कटना चाहिए, दिन में कुछ ना कुछ समस्या आती रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन। अब कंसिस्टेंसी के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं होगा जब तक कुछ करेंगे ही नहीं। मेरा एक दोस्त है, उसने अभी तक नहीं करा कि मैं सूट वो तभी पहनूंगा जब मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू का कॉल आएगा, और अभी तक बेचारा पहन नहीं पाया। शादी उसकी भाई की निकल गई, सब जगह निकल गई, तो ये भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है। बताओ कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना है? यू नेवर नो कि 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, कब छोड़ना है, कब गिव अप करना है। कुछ तो सोचा होगा, प्लान बी। अरे आप लोग बताओ, 2 अटेम्प्ट के बाद छोड़ देना है। मैं भी सोच रहा था 2 के बाद छोड़ दूंगा, तीसरा नहीं देता तो सिलेक्शन नहीं होता, क्या पता तीसरे में सिलेक्शन हो जाए। एक वो बहुत अच्छी लाइन लिखी रहती है आजकल तो टी शर्ट्स पे, व्हेन यू आर गिविंग अप रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। ऐसी चीज़ें भी लिखी रहती हैं, बड़ी मोटिवेशन की सोर्सेज रहते हैं, उनको एसेज में यूज़ कर सकते हो आप। जहाँ भी जो मिल जाए उसको ऐसे में यूज़ कर सकते हो, अच्छी लाइन कहीं भी मिल जाए। आजकल तो मैं टी शर्ट से इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ, लोग अच्छे कपड़े बहुत सारे पहनते हैं, उनमें बहुत सारी मोटिवेटिंग लाइनें लिखी रहती है। मेरा प्लान भी क्या था, तो उल्टा क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया। मैंने पूछा ये तो होता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। नहीं, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू पैनल पे कि ये क्या होता है, आप बताओ पहले सर। आप मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। नहीं, मैं तो आप लोगों का पूछ रहा हूँ क्या था। मेरा तो प्लान भी कुछ नहीं था, जीवन में कुछ था ही नहीं। मैंने कहा अब तो यूपीएससी निकालेंगे, नहीं तो फिर तो क्या ही मतलब है। फिर सब ये तो बोलेंगे कि वो था, जब हो जाएगा जब बोलेंगे हमें तो पहले से पता था सिलेक्शन हो गया, अब होने वाला है, नहीं होगा तो फिर ये बोलते।
एक दो साल अच्छे से मेहनत करके अटेम्प्ट करेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर नॉर्मल जॉब जो नॉर्मल जॉब्स मतलब कोई ढूंढेंगे और फिर उसके बाद अटेम्प्ट देते रहेंगे रिवीजन करके। घर पे जाएंगे सभी बोलेंगे देखो आ गए कलेक्टर साहब, नहीं सही बोलेंगे, आस पड़ोस वाले तो बोलते ही रहेंगे। ठीक है? सर हाँ और जितना मैं अभी तक सीखा हूँ इज़ंट मतलब एक लेवल के बाद मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, तो एक लेवल के बाद इज़ंट इट जस्ट अबाउट लक? हाँ बिल्कुल ये बात सही है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मतलब जिस साल सिलेक्शन होगा वो तो, लेकिन वो स्टेज तक आप पहुँचो तो सही कि जब आप लक को चांस दो कि वो अपना गेम प्ले करे। आप प्रीलिम्स में बोल दोगे ऑल अबाउट लक हो तो फिर कैसे काम चलेगा। एटलीस्ट अगर आपने एक दो इंटरव्यू दे दिए फिर आपने बोला कि यार इट इज़ ऑल अबाउट लक, तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मान ली जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप बोलोगे ऑल अबाउट लक है तो कैसे। लक डेफिनेटली प्ले करता है, मैं कभी उस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगा। आप मेरे को आज मिलो चाहे 10 साल बाद मिलो मेरे से कि सर आप लकी थे, आपका सिलेक्शन हुआ, मेरा बिल्कुल मैं लकी था। बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं, कईयों को ज़्यादा भी आता है मेरे से, कईयों को कम भी आता है, लेकिन कुछ तो रहा होगा कि क्यों सिलेक्शन हुआ है, लक के बियॉन्ड पे भी। ठीक है, तो फंडामेंटल चीज़ है कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज़ आप कर सकते हो, आपने पार्ट पे कभी भी आपको 10 ईयर्स डाउन द लाइन ये नहीं लगना चाहिए कि यार रिग्रेट रह गया कि यार मैंने तब अच्छे से तैयारी नहीं करी। रिग्रेट द थिंग्स दैट यू हैव डन रादर देन व्हाट यू हैव नॉट, है ना। जो चीज़ करी है उसका रिग्रेट होना चाहिए। मेरा था कि मैं 3 4 5 अटैम्प्ट दे दूंगा, मैंने कहा लेकिन मेरे को कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार अब तो अटैम्प्ट खत्म हो गया, अब तो चलो हमने सब अच्छी से तैयारी करी थी लेकिन नहीं हुआ। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, यू ऑलवेज नो द आंसर कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। 1 साल लकी नहीं रहोगे, 2 साल नहीं रहोगे, लेकिन 3 साल नहीं रहोगे, लेकिन इवेंचुअली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मेरे इंटरव्यू में जब मेरा नहीं हुआ था, मेरे 110 मार्क्स दिए थे, 110 ही दिए थे मनोज सोनी सर ने, उस दिन ही बड़े कम मार्क्स दिए थे, 90 से लेकर 120 के बीच में। अगले साल मैंने खूब प्रे कर लिया कि खूब मैंने मंदिरों में जाके सब जगह जाके कि मेरे को कोई भी बोर्ड मिले, मनोज सोनी सर का बोर्ड नहीं मिले। चेयरमैन थे मनोज सोनी सर, अगर आप जानते हो तो 2-3 साल पहले। और जिस दिन मैं गया था उसी दिन आए थे वो, और मेरा उनके पैनल में ही था। मैंने कहा अब तो हो गया काम। मैं बाहर बैठा था बिल्कुल ऐसे निश्चिंत होकर बैठ गया था, मैंने कहा अब तो अगली साल तैयारी करनी है। ठीक है, मैं सब जगह मंदिर में सब जगह होके आ गया था, मैंने कहा इनका बोर्ड नहीं मिले। उस साल उन्हीं का बोर्ड आया, उस साल उन्होंने 160 दिए। 160 कोई ठीक ठाक स्कोर है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे मेंस में मार्क्स बहुत बढ़िया थे, मतलब टॉप 20 वाले मार्क्स थे, तो जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो इसलिए सिलेक्शन हो गया। ये गेम कभी ख़त्म नहीं होगा, पता है। आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर आईएएस की जगह आईपीएस मिल गया, फिर कार्टर ये मिल गया, फिर ये मिल गया, फिर वो मिल गया, वो हमेशा चलता रहता है। सर आई सीन सर 827 आपका मार्क्स था मेंस में। क्या चीज़? 827। हाँ, तो मेंस में अच्छा मार्क्स था मेरा, तो उसमें फिर इंटरव्यू के मार्क्स इतना मैटर नहीं करा। सर 132 आपका एथिक्स में था, उसके बारे में थोड़ा। एथिक्स में बताया ना मैंने, 132 था एथिक्स में। रीजन जितने एग्जांपल्स लिखोगे उस साल वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स था। तो जितने ज़्यादा आप एग्जांपल्स लिखोगे, जितने ज़्यादा आप एनरिच करोगे अपने आंसर्स को, माइथोलॉजी से भी एग्जांपल लिख सकते हो, इंडियन माइथोलॉजी से लेके किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हो, डेली लाइफ का भी एग्जांपल लिख सकते हो। तो ऐसे सर आप जब कभी डिमोटिवेटेड फील करते थे इन द एंटायर प्रिपरेशन, व्हाट डिड यू डू? तो डीमोटिवेटेड तो आप फील करते ही हो ऑब्वियसली। 2-3 तरीके होते हैं, कुछ मूवी देख लो, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सो जाओ, अगले दिन सब बढ़िया हो जाता है। जब नींद खुलती है आपकी तो इवेंचुअली सब कुछ आपका जो सिस्टम है वो रिबूट हो जाता है। हमारे यहाँ पे एक लाइन है, मतलब मेरी नानी कहा करती है कि जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। जब आप यूपीएससी में आई गए हो तो फिर ये नहीं देखना कि अब होगा या नहीं होगा, अब तो आ ही गए हैं तो फिर अब तो आर पार करना ही है। ये नहीं सोचना कि फिर अब जब एक बार अंदर घुस गए ना, जब वो बना लिया कि अब तो तैयारी करनी है, फिर छोड़ना नहीं है, फिर तो लगे ही रहना है। यूपीएससी को अगर आप कंपेयर करोगे जेई या नीट जैसे एग्जाम से, तो वहाँ पे आपका एप्टीट्यूड या इंटेलिजेंस चेक होती है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको गधे की तरह लगे रहना है। ठीक है, इस साल नहीं हो रहा अगले साल हो जाएगा कहीं ना कहीं, बस में कंसिस्टेंसी, कुछ भी नहीं हो जाए बस लगे ही रहना है। जो यूपीएससी में छोड़ते नहीं है ना, वो इवेंचुअली सिलेक्शन करके ले जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि वो हर चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन इवेंचुअली अगर आप 2 या 3 अटैम्प्ट में आपको ये लगता है ना कि यार मैं कर सकता हूँ, कि मेरा मतलब एक बार मज़ा आ जाएगा, कि एक बार हो जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा, तो उस हिसाब से फिर आप कर सकते हो तैयारी, वो छोड़ना नहीं है। बस वो फील लेने के लिए, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन की फील क्या होती है उसके लिए तैयारी कर सकते हो, तो वो भी बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है। कि जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे,
है, तो उस हिसाब से भी काम हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी आप तैयारी करते हो, वो फील लेने के लिए भी कई बार लोग तैयारी करते हैं। अब दो सर बोलते तो हैं, नहीं सुना क्या, सिलेक्शन हो, फर्स्ट रैंक लेके आओ, फील ले ली, फिर उसको फाड़ के फेंक दो, अब सिलेक्शन ही नहीं चाहिए। तो वैसे भी कर सकते हो, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे पापा जैसे कहते रहते हैं, खुशी इसके साथ साथ जो पीसीएस एग्जाम्स है वो भी दे दिया करो, सिलेबस तो सेम ही होता है। तो उनको समझाते हैं कि नहीं पापा, सिलेबस दिखता सेम है बट क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग होता है। पर वो बोलते हैं ठीक है दे दो, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, एग्ज़ाम देने के बाद उनको रिजल्ट चाहिए होता है, अगर नहीं आया तो तुरंत डांटा जाएगा। नहीं हाँ, मैं तो बताता ही नहीं था एग्जाम दे रहा हूँ। मतलब सेकंड में मेरा इंटरव्यू में जब सिलेक्शन नहीं होता, सबकी बड़ी होप्स थी। उस साल मैंने बताया, मैंने छोड़ दिया। तो जिस साल मेरा रिजल्ट आया था, एक्चुअली में किसी को नहीं पता था कि मैंने उस साल एग्जाम दिया है। उस साल सीधा अगले दिन अखबार में ही पढ़ा था लोगों ने जब रिजल्ट आया था जब। ठीक है, तो पीसीएस आपको दे देना चाहिए। मैं तो देता था सारे एग्जाम्स। मैं तो सब इंस्पेक्टर से लेकर पटवारी, कांस्टेबल सबके फॉर्म भरे हुए हैं। कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला, सारे एग्जाम के फॉर्म भरे हैं। तो जब समय मिलता था तो देके आ जाते थे। कुछ तो एक तरह से मॉक टेस्ट पेपर टाइप ही हो जाता था। तो एग्जाम्स तो फॉर्म तो सारे भरते रहने चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपका प्राइमरी टारगेट हमेशा यूपीएससी रहना चाहिए, लेकिन मान लो आपका मेंस हो गया, कोई एग्जाम है, तो आप देख के आ जाओ, तो इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जैसे मेरा जब आरएएसपी मैंने क्लियर किया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो जब यूपीएससी का मेंस हुआ था, उसके 1.5 या 2 महीने बाद उसका मेंस था। तो फिर उसके टाइम कुछ काम ही नहीं था, तो उस टाइम पे फिर आप एग्जाम दे दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद जो डांट पड़ती है वो कभी कभी तो मोटिवेट करती है, कभी कभी डीमोटिवेट नहीं, बताना ही नहीं है ना क्यों दे रहे हो एग्जाम, फिर पता चल ही जाएगा। मतलब वो तो फिर आपके ऊपर डांट, ऐसे तो डांट नहीं पड़ती है, लेकिन इवेंचुअली मतलब क्योंकि अगर आप देखो तो आरएएस का सिलेबस ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी। राजस्थान हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें बहुत वास्ट है और बहुत आपको कवर करनी पड़ती है ये सारी चीज़ें। वो तो बता ही थोड़ने जा सकती है, वो तो आप फील करोगे तभी तो बता सकती है। हर चीज़ें शब्दों में आप नहीं बता सकते ना। Sir, oftentimes for motivation, I at least try to imagine how I would feel like when I am in such position. So, how do you feel like? Means, how is your day-to-day life? Means in general. नहीं, अब तो आप जैसे सर्विस में जाते हो, वो 2-4 दिन की बातें होती है जब आपको ऐसा। अब जैसे अगर आप देखोगे, मैं पुलिस में हूँ, तो बिल्कुल बिजी रहता है शेड्यूल। कई बार रात को 4 भी बज जाते हैं, पूरी रात भी निकल जाती है, लेकिन वो तो पार्ट एंड पार्सल है आपकी सर्विस का। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ वाली बात नहीं है। लेकिन वो होता है कि आप जो तैयारी कर रहे हो, एक अकम्पलिशमेंट आप वाली फीलिंग आपको स्टार्टिंग में आती है, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए रहती है। इवेंचुअली फिर आप सब कुछ फेड हो जाता है। नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। अगर आप देखोगे ना कि ये भी बहुत नॉर्मल सी आपकी लाइफ हो जाती है। कभी कभी ऐसे याद आती है कि स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी रहती थी, यार एटलीस्ट हम घूमने चले जाते थे, कहीं दोस्तों के साथ रह लेते थे। अब आप अकेले हो डिस्ट्रिक्ट में, आपको सब काम करना पड़ता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो वो सब कुछ चलता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग रहता है। जैसे यूपी में पीसीएस में मैं पढ़ता रहता था बीच बीच में। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स फॉरेस्ट का दिया, तो जब मेरा मन नहीं करा तो 1-2 बुक आती हैं स्टेट की, तो इंटरेस्ट के हिसाब से वो कर लिया। फिर वो आपका इंटरव्यू में भी काम आ जाती हैं, प्रिपरेशन के टाइम पे भी। तो कोई भी एग्ज़ाम, आई वुड बिलीव कि अगर आप 1-1.5 महीने भी, 2 महीने भी कवर्ड द बेसिक कंसेप्ट, जैसे आपने इंडिया की सारी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ ली, उसके बाद में अगर आप स्टेट स्पेसिफिक अगर आप 1-1.5 महीना भी देते हो, तो आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं कर पाओगे, 1-1.5 महीने की तैयारी में आप कर लोगे। ठीक है, सारे सवालों का जवाब हो गया? और किसी को डाउट? तो थोड़ा गैप देना है ना, इससे लगातार कभी पढ़ने नहीं आता। मैं तो आधा 1 घंटा आप पढ़ो, 40 मिनट के लगभग, जब तक आपका इंटरेस्ट आया। फिर थोड़ा गैप ले लो, फिर थोड़ा घूम के आ जाओ, कुछ और काम कर लो, फिर आधा घंटा कुछ नैप ले लो, फिर उसके बाद में फिर स्टार्ट करो। इट्स नॉट अबाउट कि आप एक कंटिन्यूटी में कितना पढ़ रहे हो, इट्स अबाउट कि आप पूरे दिन में कितना पढ़ रहे हो। ऑल्सो सर, अगर किसी के पास प्लान भी नहीं है, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, तो इज इट अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव? डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे उसको देख रहे हो। देखो, प्लान बी का ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने यूपीएससी में 2-3 साल तैयारी कर ली, फिर आप स्टेट पीसीएस भी साथ में दे लिया, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी, तो आई वुड गारंटी कि आप कहीं ना कहीं यू विल गेट सिलेक्टेड। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कहीं भी नहीं हुआ, तो आप इधर इन द स्टार्टिंग जो आपका ग्रेजुएशन में आ जा सकते हो, और
इवन इन द एडटेक सेक्टर, अगर आप आज की डेट में कोचिंग इंडस्ट्री भी देखो, मेरे को तो मैं तो पढ़ाता रहता हूँ, मतलब ड्यूरिंग द टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग से लेके अब तक राजस्थान की कोचिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है, यहाँ भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ भी आपको अच्छा रिन्यूमरेशन, अच्छी सैलरी मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आई वुड नॉट नेम देम, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 10 years down the line they have become very good teachers, they have opened their institutes, right, and eventually they are earning much more than what a officer could can, है ना। और उनका जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे एज अ ऑफिसर अगर आप बन जाओगे, इवन इफ आई वांट टू गो समवेयर, तो मुझे छुट्टी इतनी इजीली नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हो तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग रहती हैं। जैसे मैं इंजीनियर था, तो मेरा एक बैचमेट है जो उस साल उसका गोल्ड मैन में सिलेक्शन हो गया था, देन ही वेंट टू यूरोप, फिर उसका गूगल में हो गया। तो बाय फार अभी तक वो दुनिया की ऑलमोस्ट यूरोप की सारी कंट्रीज़ बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुका है, एंड ही हैज़ अ वेरी गुड सैलरी एंड रिन्यूमरेशन। तो अगर उसकी और मेरी लाइफ कंपेयर करें तो अगर आप देखोगे उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़िया है। तो इट्स नॉट अबाउट कि यूपीएससी कोई लाइफ रहती है ना। कई बार नहीं होता तो आपको लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए पाइपलाइन में जो आप अच्छे से कर सकते हो। आप तैयारी करो, नो डाउट, इफ़ यू आर डेस्टाइन्ड टू बी तो आपका हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप कहीं और होगे और वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। तो डेस्टिनी भी कई बार बहुत सारी रोल प्ले करती है। आपका कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कई बार 2-3 साल लग जाते हैं, तो उन 2 साल में भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, है ना। जब 2 साल मेरा नहीं हो रहा था तो मेरे दोस्त सब पैसे अच्छे कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा काम कर रहे थे, कोई अच्छी कंपनी में था, कोई कुछ कर रहा था, तो इस हिसाब से रहता है। तो इसलिए ज़्यादा सोचना है नहीं। अभी आप जो चीज़ तैयारी कर रहे हो तो 1-2 साल आपको वही करना है कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और किसी को डाउट? हाँ, देखिए दोनों चीज़ें, कोचिंग्स का अगर आप देखो तो आज की डेट में आई बिलीव कि ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल सकता है। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू कम टू दिल्ली, आप घर बैठ के भी कोई कोर्स ले सकते हो, एंड वो भी आपको बहुत अच्छे उसमें मिल जाएगा प्राइस में, जो एडटेक में जो चेंजेस आए हैं। दिल्ली में आना और कोचिंग लेना दोनों चीज़ों पे डिपेंड रहता है कि फर्स्ट इज़ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, दूसरी कि आप उसको टाइम दे सकते हो नहीं दे सकते। जैसे ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो अगर मेरे घर से मुझे 1.5 घंटा पहुंचने में लग रहा है कोचिंग सेंटर में और 1-1.5 घंटा वापस आने में लग रहा है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि फिर आप ऑनलाइन मीडियम से लेके भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन किसी का ऐसा है कि मुझे ऑफलाइन ही पढ़ना है, मुझे वहाँ पे ही समझ में आता है, तो उनके लिए ऑफलाइन है। किसी का ऐसा है कि भाई मुझे घर पे पढ़ाई नहीं होती मेरी, तो वो लोग कमरा लेके भी रहते हैं, सेम सिटी में भी दूसरा रूम लेकर रहते हैं। किसी का ऐसा है कि यार घर पे अच्छी पढ़ाई जाती है, तो उस हिसाब से। तो अगर आपके फाइनेंशियल्स आपको अलाउ करते हैं टू कम टू दिल्ली एंड स्टडी, कोचिंग का फ़ायदा तो होता ही है, क्योंकि आपको जो चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, अनलेस आपको खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। नुकसान भी होता है कि यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देयर शेड्यूल, कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। खुद से पढ़ रहे हो तो आपका जो मन करे वो पढ़ सकते हो। तो सारी चीज़ें देखते हुए जो आपको बेस्ट डिसीजन लगता है वो आप लो। अगर आपको चीज़ें अलाउ करती हैं, आपको लगता है कि यहीं पे अच्छी तैयारी हो सकती है, तो बिल्कुल लो। यहाँ पे रहने का फ़ायदा भी है कि आपको कंपटीशन सामने दिखता है अपने। जब हम कोटा में प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे था कि यार कंपटीशन सब दिखता है कि कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पीयर ग्रुप कैसा है। उसका नुकसान भी है कि दोस्तों की संगति में ज़्यादा रहोगे तो घूमते फिरते रह जाओगे। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है, प्रोस कॉन्स क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो सारे आंसर्स को आप, ठीक है। उस हिसाब से आपको काम करना है। इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे योर डिसीजन कि आप क्या करोगे, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। और किसी का कोई सवाल? तो उसमें ये फंडामेंटल रूल रहता है कि हर पेज अगर आप जो ऐसे का लिखो उसके बाद एक बार टॉपिक वापस पढ़ लो, क्योंकि जीएस के आंसर्स में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 1-1.5 पन्ना या 2 पन्ने लिखने होते हैं। लेकिन एसएस में आपको 10-15 पेजेस लिखने होते हैं, तो आप कई बार डेविएट हो जाते हो। तो आप जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो उसमें आप लिख लो, और हर पेज के बाद में जस्ट रीड द टॉपिक वंस अगेन। एक बार थोड़ा दिमाग में ही उसको जला लो, तो फिर यू विल स्टे क्लोज टू द टॉपिक, आप उसको ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा आपका, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? हो गए सबके डाउट्स? प्लान भी बताइए। सी स्टार्टिंग के 1 या 2 अटेम्प्ट्स में आपको नहीं सोचना चाहिए, 2 या 3 अटेम्प्ट्स में आई वुड नॉट से कि आपको सोचना चाहिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो यही आपका प्लान ABCD यही है। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर नहीं हुआ तो सिमिलर लाइंस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। स्टेट PCS भी होता है,
मैनी ऑफ द ऑफिसर्स हैव लेफ्ट IPS एज अ सर्विस, और वो स्टेट में मेरे बैचमेट भी थे एक दो छोड़ के, उनको कैडर अच्छा नहीं मिला। तो मतलब ऐसे कोई अच्छा या बुरा कैडर नहीं होता, लेकिन उनके घर के पास का कैडर नहीं मिला, तो दे हैव गॉन बैक टू देयर स्टेट कैडर्स। तो ऐसा भी है लोग जो स्टेट सर्विसेज को प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू। तो बहुत सारी चीज़ें सबकी फैमिली सिचुएशन अलग होती है। किसी की फैमिली डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो दे वुड लाइक कि मैं अपने घर के आसपास रहूँ ताकि मैं अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सकूँ। कईयों का ऐसा नहीं होता कि वो कहीं भी जाके सर्विस कर सकते हैं, कहीं फॉरेन सर्विस लेते हैं, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, ऑन योर कंडीशंस, यू कैन चूज द सर्विस। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लान भी आप स्टेट सर्विस भी रहता है, लेकिन एक दो अटेम्प्ट में नहीं सोचना। और प्लान भी मतलब इसी लाइन में रखना चाहिए, जैसे कि MBA करके भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट अगेन। अगर आपको लगता है कि यार मुझे सिविल सर्वेंट भी बनना है, कई लोग अगर आप देखते हो तो UPSC की प्रेफरेंस में वो डेनिप सुपर पढ़ते हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम दिल्ली, तो वो चाहते हैं कि यार हम घर के पास रहें। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेट, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन तो सेम ही होता है, बस उसके लेवल्स की डिफरेंस होती है। तो DMB स्टार्टिंग में जो IAS ऑफिसर्स तो होते हैं वो भी SDM से काम करते हैं, तहसीलदार का काम करते हैं, एंड SDM थोड़े लंबे टाइम तक वो SDM का काम करते हैं। तो इस हिसाब से रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कंडीशंस आप फिर चूज़ करो। कोई कंक्रीट आंसर नहीं है कि ये करना है या वो करना है, वो सब आपके ऊपर है। आप ये लोग यहाँ पे आए तो अपनी इच्छा से ही आए, ऐसा थोड़ा कि ज़बरदस्ती किसी ने UPSC की तैयारी करने भेज दिया। चलो JEE वगैरह की तो सोच भी सकते हैं 11th-12th में, लेकिन आफ्टर योर ग्रेजुएशन आई वुड बिलीव कि आप लोगों की इच्छा होगी तभी आप यहाँ बैठे हो और तैयारी कर रहे हो। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है। प्रॉपर इतने ही टॉपिक इतने पढ़ने के बाद भी मेरे सिर्फ 35 to 40 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, और बाद में फिर उसको एनालिसिस करना होता है। तो उसको एनालिसिस किस टाइप में करना है, डिटेल एनालिसिस किस टाइप कैसे 35 क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया सही हो रहा है, मतलब 50 में से 35 क्वेश्चन आपने सही कर दिया। वो ऐसा है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ही, मतलब 8-10 टॉपिक ही। हाँ, तो आप 100% तो कभी भी नहीं होंगे ना, मतलब अगर 100% होने लग जाए तो फिर वो एग्जाम कोचिंग्स भी डिफिकल्टली पेपर बना दिए हैं। किसी कोचिंग में बच्चे सारे अच्छे नंबर लेके आ गए तो कोचिंग बोलेगी यार अपना पेपर सेटर भी अच्छा नहीं है, एटलीस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिए, तो बेचारों की उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं, तो ऐसे नहीं सोचना होता। 50 में से 35 क्वेश्चन इज मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे अगर 200 में से 100 क्वेश्चन सही हो जाए, मतलब 50% से ज़्यादा, तो मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे तो 60-70 के ऐसे नंबर आते थे जब ओपन टेस्ट जो होते थे, उसमें भी सारी चीज़ें वही होती थी। तो 50 में से 35 तो अच्छे क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात। इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 50% इन योर प्रीलिम्स की किसी भी टेस्ट सीरीज में, तो मेरे हिसाब से यू आर इन अ वेरी गुड पाथ, क्योंकि आपके एक्चुअल एग्जाम में नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। 50 में से 35 अराउंड कितना परसेंट हो गया, 65-70%, तो अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को कंसंट्रेटेड कैसे रखें, जस्ट लाइक पढ़ रहे हैं और जोन आउट हो जाते हैं क्लास से, तो फिर उस चीज़ के लिए क्या? नहीं, वो तो होते ही रहते हैं, वो तो उम्र ही है जोन आउट होने की, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसा नहीं, जस्ट लाइक समथिंग एंजाइटी इश्यूज एंड ऑल, तो क्लास में बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं, बट दिमाग कहीं और चला जाता है, तो उस चीज़ को कैसे? वो तो नेचुरल है, मतलब ये सब चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई 100% फोकस के साथ में 100% टाइम पे ऐसे पढ़ाई कर सकता है। सब थोड़ा बहुत जोन आउट होते हैं, कहीं सो जाते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है। हम तो बहुत सोते रहते थे क्लास में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इवेंचुअली जब पढ़ने की बात आती है तो वो विद टाइम यू विल गेट द होल्ड ऑफ इट, तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने बाद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। मेरा यार NIT जयपुर, मैंने ज़्यादातर चीज़ें राजस्थान में करी है, पढ़ाई से लेके सब कुछ। और किसी का आगे पीछे से कोई सवाल प्रश्न? जैसे सारे ऐसे नेम्स हैं जो कि रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, लाइक यू फॉरगॉट इट ऑन द डे, लिखते टाइम की क्या था, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नहीं, उसके आसपास के अप्रॉक्सीमेटली, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेटा आप भूल गए, जैसे डेटा भी होता है कि 45% था, 45.2 था, तो लिख दो अप्रॉक्सीमेटली 40%। मतलब उसके आसपास कुछ कुछ लिख दोगे तो काम चल जाएगा, या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आपने लिख दी तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड। कई बार भूल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 100% किसी भी आंसर में आपका आउटपुट नहीं निकलेगा, आप कितना ही पढ़ के चले जाओ तो भी निकलेगा।
इवन फर्स्ट रैंकर का भी नहीं निकलता। इवेंचुअली वो क्यूमुलेटिव बात होती है कि आपने जितनी भी सारी चीज़ें लिखी है इफेक्टिवली उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। सर आंसर राइटिंग में ग्रामेटिकल एरर नॉर्मल है या फिर चैलेंजेस है? देखो एक दो तो 2-4 हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा हो रही है फिर तो दिक्कत वाली बात है। ओके सर। है ना, तो ये है। मतलब this question is you are asking with respect to interview, that in interview they'll ask. Hello. Hello. Sir, actually what happened is like I finished my coaching last year, so I could not give my 25th attempt on the first attempt due to some factors. So there's a preparation gap for 3 to 4 months. मतलब coaching के बाद I could not prepare. 3 से 4 महीना it got a totally gap. So again I have to sit and start studying. So it's normal or? It's normal, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। So there will be multiple factors जिसकी वजह से गैप आ सकता है। Might be कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, कभी किसी का कोई फिजिकल कंडीशन हो गई, तो ड्यू टू एनी फैमिली रीजंस ऑल्सो, तो इट इज़ नॉर्मल। आपको 3 महीने मिले हैं तो यू शुड सी कि अब मुझे आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग मोर, थोड़े नंबर ऑफ आवर्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता 3-4 महीनों में, और किसी ने भी कोई पढ़ाई नहीं की होगी, है ना। तो sometimes you feel like you are lacking behind. नहीं, it's not an issue. You will always feel. So see, there will be in a examination hall there will be people from multiple age group. अगर आप देखोगे तो there will be freshers also जो बिल्कुल कॉलेज से आए, कई लोग ऐसे होंगे जो जॉब करके भी आए, कई लोग एजेड भी होंगे, so they are also giving the examination. So everyone comes from a different background. सबकी लाइफ में बहुत सारे गैप्स रहते हैं, कुछ रहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि सबकी लाइफ बहुत परफेक्ट चलती है। कभी कभी किसी का मन नहीं लगता 2 महीने पढ़ाई में, कभी किसी का कुछ इशू हो जाता है। तो इट इज़ हाउ यू नाउ टेक ऑन द थिंग्स। ऐसे नहीं है कि जो हो गया वो हो गया, तो आप कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नो वन विल आस्क। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरव्यू में कि सर इंजीनियरिंग के बाद में या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन देयर इज अ गैप ऑफ 2 to 3 years, तो हाउ वुड आई एक्सप्लेन दैट। तो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट, सर फॉर द पास्ट 2 to 3 years आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दिस इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, एंड स्टार्टिंग में मैं प्रीलिम्स क्लियर किया था, पिछले अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंचा था, इस अटेम्प्ट में आई एम एट द इंटरव्यू, आई एम प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली। बस सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात। Sir, during the exam, we often feel guilt about a lot of things. Like whenever we go for enjoyment, like like watching movie, for example, I often feel guilt that I should not be doing this. I should be studying. When talking to parents or after exam, after we give mock exams about our results, or when we study the analysis of how our exam went down, how do you manage the guilt of these things? देखो गिल्ट होता है तो नहीं जाना चाहिए, और जिनको गिल्ट नहीं होता वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो ढीठ लोग थे, हमें ज़्यादा गिल्ट विल्ट होता नहीं था। चले गए, बोला कल पढ़ लेंगे, ऐसी क्या बात हो गई, आज नहीं पढ़ा तो कल पढ़ाई कर लेंगे। तो वो कोई फिक्स रूल तो नहीं है ना कि आज 10 घंटे पढ़ने हैं तो कल नहीं पढ़ाई होगी, किस दिन 2 घंटे भी हो गए तो अगले दिन 10 घंटे पढ़ लेंगे। कई दिन ऐसे भी तो होते हैं व्हेन यू प्लान कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, अब उस दिन बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो गई, तो उस खुशी के मारे तो एक दिन आदमी पढ़ता ही नहीं है कि कल तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई। ये भी तो होता है, किसी दिन पढ़ाई नहीं हो तो ये भी तो देखा करो, किस दिन 8 घंटे का टारगेट मैंने बनाया था, या मैंने एक सब्जेक्ट का टारगेट बनाया था, उस दिन मैंने 2 पढ़ लिया, तो वो भी तो दिन आएंगे। तो फिर अगले दिन मूवी भी देख ली, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मूवी में इंस्पायर भी तो हो जाएंगे, अच्छी मूवी देख के आए, कोई देशभक्ति की कोई अच्छी मूवी देख ली, IAS ऑफिसर की IAS 12th फेल देख ली, तो एकदम से इंस्पायर हो जाएंगे कि अब तो यार बिल्कुल पढ़ाई करनी है। वो भी चीज़ें, डिप्रेसिंग मूवी देखनी नहीं है, इसलिए अच्छी मूवीज देखनी है, ठीक है। तो वो इट्स लाइक सी लाइफ को बहुत थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखो आप लोग। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द एग्जामिनेशन, ये आपके लाइफ के भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। तो आपको अपनी हॉबी भी करनी है, दोस्तों के साथ भी जाना है, सब कुछ करना है। यूपीएससी को अगर आप एक स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ बना के चलोगे तो अच्छा है, ऐसे नहीं उसको पूरी ज़िंदगी बना दोगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत होगी। आई नो कि इट्स इंपॉर्टेंट, आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब चीज़ें होंगी। खाना थोड़ा ना छोड़ दोगे। मेरा एक बैचमेट था कॉलेज के टाइम पे, जब एग्ज़ाम होता था उस दिन वो ब्रेकफास्ट ही नहीं करता था, इतना टेंशन में रहता था। हम लोग थे कि सुबह जिस दिन मैस खुलती है
एग्ज़ाम वाले दिन सबसे पहले हम ही जाते थे, 7 बजे मैं स्कूल 7 के 7 बजे मतलब एकदम ताला खुलाना वहीं पे पहुंच जाते थे यार आज तो ज़्यादा करना पड़ेगा, आज तो एग्ज़ाम है। तो इट्स अबाउट कि आप कैसे उसको देखते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी वहीं पे, हम भी वहीं पे। तो आज से 20-50 साल बाद आप देखोगे जब आप हो जाओगे तो सब लोग अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका नहीं हो गया वो कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा है। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी ऑफिसर्स जो डिप्रेस भी हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, कि आपने और भी एक्सट्रीम स्टेप्स देखे होंगे, हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो इट्स नॉट है कि यहाँ पे आने के बाद आप बहुत खुश हो जाओगे। अभी आपको लगता है कि जैसे जैसे बचपन में लगता था कि यार ये कर लेंगे, 10वीं हो जाएगी, 12वीं हो जाएगी, कॉलेज हो जाएगा तो अब ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ समस्या हर इंसान की लाइफ में रहती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, आई होप यू विल डू वेल। आपको कुछ समझ में आया होगा या फिर कुछ अच्छा ही लगा होगा सेशन के बाद। चलो ऑल द बेस्ट।